मोदी जी ने कितना घोटाला किया है। कैसे बोल देते, सोच के भी इतना। मेन स्ट्रीम मीडिया का कैमरामैन उनके पीछे पीछे चल रहा है, इंटरनेशनली आप भारत की बेइज्जती कर पा रहे हो। तो खुद की भाषा देखिए भाई, किसी सैनिक का काम होता है देश के लिए अपनी जान देना, इतनी सस्ती जान है उन लोगों की। बाप रे। भारतीय है कहाँ वो। हाँ ये भी सॉरी। नमस्ते, मैं हूँ ऋषभ। मैं हूँ पारुल और आपका स्वागत है हमारे चैनल हम तुम और भारत पर। सो इस चैनल पर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं कुछ पॉलिटिकल वीडियोस पर। रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर आपकी अदालत शो में अपीयर हुए थे और ये शो काफी ज्यादा पॉपुलर रहा। ऐसा कहा जा रहा है कि ये अब तक का प्राइम मिनिस्टर मोदी का सबसे बड़ा इंटरव्यू है। तो आज इस वीडियो में हम इसी शो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस शो से हमें काफी कुछ सीखने को भी मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हाउस द जोश। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक्साइटमेंट मुझे नहीं लगता पहले किसी लीडर को लेकर लोगों में थी रही है। बैठने का नाम नहीं ले रहा। जय श्री राम। मोदी जी, जब जब चुनाव होता है क्या हो जाएगी? जगह भी नहीं बोल पा रहे। अपनी एनर्जी बचा के रखिए, आपको 4 तारीख को भी एनर्जी की जरूरत लगेगी। ये कॉन्फिडेंस होना बहुत बढ़िया है। ऐसी बातें करता था मोदी जी, विपक्ष जब के जब चुनाव होता है तो सीने पे बुलाती और आप होगी। सामने आते हैं तो जनता में इसी तरह का व्यूज दिखाई देता है, उत्साह का माहौल बन जाता है। और आप जो नारा देते हैं उस नारे को लेकर के लोग बहुत मजा लेते हैं। इस बार आपने कहा आपकी बात 400 पार, तो मैं देख रहा हूँ डिजिटल मीडिया पे किसने लिखा हौले हौले हो जाएगा प्यार, आपकी बात 400 पार। किसने लिखा दिल का भंवर करे पुकार, आपकी बात 400 पार। और फिर ये भी लिख दिया कि चटनी के बिना ढोकला बेकार, आपकी बात। ये सबसे ज्यादा पसंद आया होगा गुजराती। क्रिएटिविटी का उदाहरण देखिए, लिखा है साइकिल से जाए हाथ से कमल का बटन दबाएं। अखिलेश की साइकिल और हाथ फिर कमल लिखा, तीनों आ गए। बेईमानों के लिए मोदी जहर है, गद्दारों के लिए मोदी कहर है और देश में मोदी की लहर। वो बिल्कुल सही बात। तो ये जो दीवानगी है हर चुनाव में दिखाई देती है। अच्छा हुआ कि मुझे आपके इस शो में आने का अवसर मिला और आपने रिसर्च करके काफी कुछ कंपाइल किया है। मैं स्वयं इतना दौड़ धूप में रहता हूँ, इन चीजों तरफ मेरा ध्यान बहुत कम होता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैंने बता दी, इन्होंने जैसे शादी का कार्ड छापते ऐसे शादी का प्रोग्राम छापा। इन्होंने लिखा 1 जून को मेहंदी और 2 को केजरीवाल की विदाई। 4 जून को ब्रेकफास्ट और उसके बाद हल्दी और लंच पे रोना रोना शुरू। 4 तारीख का प्रोग्राम। ईवीएम की डोरी में वापसी, 5 बजे विपक्ष की विदाई, 6 बजे विदाई का रोना और 7 बजे पप्पू जाएंगे की। अगर आपके पास वो शादी का कार्ड हो तो लोगों को भी दिखा दीजिए ताकि पता चले क्या ये निकालते देखिए हैं। ये कार्ड है, ये आप सब लोग देख सकते हैं। कुछ ओ भाई साहब। स्क्रीन पर भी दिखा रहे। फुफरा कार्ड पूरा कार्ड बनाया बनाया। भैया। इतना तो पता है कि देश का जो युवा है उसका जो क्रिएटिव माइंड है वो चुनाव में काफी एक्टिव हो एक्टिव जाता लगता है। है और उसके कारण वो हर चीज में नारा भी, व्यंग भी और बहुत ही कम शब्दों में विश्वास भी प्रकट करता है। और जब ये 400 पार की बात आई तो उसके 2 पहलू हैं। एक तो ये बीजेपी ने गढ़ा हुआ नारा नहीं है, ये जनता के दिलों से निकली हुई आवाज है। जहां तक मोदी का सवाल है, आप देखते हैं जनता को दिया तो उन्होंने। 1924 तक हम करीब 360 जीत करके आए थे एनडीए और सदन में 2-3 दल ऐसे थे जो लगातार हमारे साथ हैं। इसलिए एनडीए प्लस देखूं तो हम ऑलरेडी 400 थे। ये बात बिल्कुल सही है। 2019 से 2024 तक सदन में हम 400 थे, यानी थे मतलब अब नहीं। 90 नहीं मतलब वो कह रहे हैं कि अगर एनडीए को मिला दिया जाए, जो उनकी सीट थी वो टोटल क्लोज टू 400 थी।
लेकिन अभी क्या हुआ, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने ना अपोजिशन को एक झुंझुना दे दिया बजाने के लिए कि 400, और वही उन्होंने पकड़ लिया। भाई इतना ये नहीं कह रहे कि अब की बार 400 पार, जितना अपोजिशन उठा के बोल रही है कि 400 कैसे आ जाएगा, 400 कैसे आएगा। तो 400 का नंबर जो हाईलाइट कर रहा है वो अपोजिशन ज़्यादा कर रहा है। ऐसे ही किसी क्रिएटिव माइंड ने मुझे सुझाव दिया था कि 370 लोगों के जहन में ऐसा एक बैठ गया है, और हिंदुस्तान के आज़ादी के इतिहास में देश की एकता के लिए जो प्रयास हुए उसमें धारा 370 को लेकर जो काम हुआ है वो एक महत्वपूर्ण कदम है भारत के विकास यात्रा में। इसलिए जिसने कहा कि आपको बीजेपी ने टारगेट करना चाहिए, बीजेपी के लिए 370, ताकि 370 का महत्व जनमानस में रजिस्टर हो जाए। सही बात। इसलिए आज जब 5 साल पहले आप इसी तरह जनता के सामने आए थे अपने काम के बारे में बताने के लिए, उससे कुछ ही दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप आए थे, वो अहमदाबाद में बड़े स्टेडियम में गए थे, और फिर वहाँ भी उन्होंने नारा लगाया आपकी बात पर सरकार, वहाँ गए। फिर जो बाइडन आ गए, तो जितने विरोधी थे ये कह रहे थे कि अब तो अमेरिका से मोदी के रिश्ते खराब हो जाएंगे, वो तो ट्रंप के साथ थे, अब तो जो बाइडन आ गए। और अब देखते टर्म खत्म होते होते जो बाइडन ने आपको बुलाया तो व्हाइट हाउस में ऐसा सम्मान किया जो हमने पहले कभी नहीं किया। Honored to be the first to have you here 15 years. Prime Minister Modi, welcome back to the White House. I cannot imagine President Modi getting intimidated or being forced to take any steps or actions that would go against the national interests of India and the people of India. And there is pressure against him, I am aware of that. इन्होंने पैर छू लिए थे। He really wants to be right there. He wants to be right there. He wants to be open. He wants to be supportive of you. And obviously, but at the same time, make sure that it's back to his I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. ये सब इंडियंस के लिए प्राउड मोमेंट होने चाहिए, पर लोग क्रिटिसाइज करते हैं इन सब चीज़ों को। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि वो इतनी विदेश यात्रा कर रहे हैं, इंडिया का पैसा खर्च कर रहे हैं। मतलब इंडिया किसी के साथ रिलेशन में उसका मतलब ये तो है ना कि पैसे खर्च कर रहे हैं। पहले की सरकारें अपनी पर्सनल ट्रिप्स पे जाती थी, सरकारी प्लेन लेके, पूरा सरकार का पैसा खर्चे पे जाती थी, छुट्टियां, तो तब खर्चा नहीं हो रहा था। पहले कोई प्रधानमंत्री चाहते थे तो पता नहीं चलता था कि गए, वापस आते थे तब भी पता नहीं चलता था कि आ गए। दूसरा, इसमें मोदी नहीं है, ये हम भ्रम न फैलाएं और न हम भ्रम में रहें। मोदी शायद निमित्त हो सकता है और बोलने में शायद सरल है, इसलिए सरलता से उपयोग हो जाता है, लेकिन ये जो कुछ भी करिश्मा है वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों भारत के सामर्थ्य का है। और मोदी ने 2013 में जब चुनाव तैयारियां चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में घोषित कर दिया था, तो फिर मुझे लोग उसी रूप में मेरे से हर चीज़ पूछने लगे, मेरा एनालिसिस करने लगे। तो मेरी एक जो आलोचना होती थी मीडिया में, अगर आप लोग देखेंगे तो, अरे यार ये तो स्टेट में जा रहा है, इसको मैं पूरे हिंदुस्तान की समझ है, ये दुनिया को कैसे अपनी बात को करेगा, ये दुनिया में कैसे अपनी बात ले जाएगा, दुनिया के साथ क्या करेगा। हाँ, इंग्लिश की भी तो उनकी वो इंग्लिश नहीं आती है, कैसे विदेश नीति समझेंगे, कैसे क्या करेंगे, कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, और उन्होंने सबसे ज़्यादा अच्छे से करके अनुभव नहीं, आप करेंगे क्या विदेश नीति। अब चुनाव हिंदुस्तान का था, लेकिन सबने इकोसिस्टम में फोकस ग्लोबल बना दिया था ताकि मोदी उसी में फंस जाएगा, यहाँ तो अच्छी तरह खेल लेगा। तो मैंने तब एक वाक्य कहा था, विदेश नीति के संबंध में प्रजा में तो देश की एक कंटिन्यूटी होती है, लेकिन जहाँ तक मोदी का सवाल है, अब देश न आँख झुका के बात करेगा, न देश आँख उठा करके बात करेगा, लेकिन ये देश आँख मिलाकर बात करेगा। और मैं जब मुझे कोई इन्फाइटेड कॉम्प्लेक्स नहीं होता है कि मैं तो मुझे चाय देखता था कि देश दुनिया के इतने बड़े आदमी हैं, तो चाय वाला क्या करेगा, ये बात बिल्कुल सही है। और क्या करेगा। इनका बचपन से ही कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहा है, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस। हाँ, उनको लगता था कि मतलब कोई भी उनको काम दिया जाए वो अच्छे से अच्छा उसमें परफॉर्म करके दिखाएंगे। उन्होंने बोला भी था कि मोदी जी आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप कहीं भी मतलब स्पीच देते हैं तो आप लिखते नहीं हैं, आप ऐसे बोलते हैं, तो कहीं आपका कॉन्फिडेंस कम नहीं हो जाता है। तो बोले मेरा अलग प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम ओवर कॉन्फिडेंस है मुझसे पढ़ के बोला ही नहीं जाता है।
जो सच्ची बात होती है ना वो आप पढ़ नहीं सकते, वो अपने आप से अंदर से आता है। और दूसरी बात जो इन्होंने अभी बोला ना कि आँख से आँख लगा के बात करेगा, बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के बात करेगा भारत, ये बिल्कुल सही बात है। पीछे कितने ज़्यादा इवेंट्स ऐसे हुए जहाँ पे दूसरे देशों ने एक तरीके से दबाने की कोशिश किया था, लेकिन फिर भी इन्होंने जो कहा कि जो देश के लिए अच्छा है मैं वो करूँगा। लेकिन मेरे मन में जब भी मैं दुनिया के बड़े बड़े महारथियों को मिला, जरा वो हाइट बॉडी में भी ज़्यादा होते हैं, कलर स्किन भी बड़ी उनकी प्रभाव पैदा करने वाली होती है, लेकिन जब मैं मिलता हूँ तो मैं मोदी नहीं हूँ। जब मैं हाथ मिलाता हूँ तब मुझे पता होता है 140 करोड़ देशवासी मेरे साथ हैं। और जब मैं 140 के मिजाज में ही चलता हूँ तब मुझे दुनिया भर छोटी लगती है। मुझे लगता है मेरे देश के पास कोई कमी नहीं है, सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। मैं इस विश्वास से भरा हुआ हूँ और उसका प्रभाव तो होता ही होता है। सामने वाले को लगता है यार ये कल तो ऐसी कोई बात नहीं करता था, पहले तो ऐसे खड़ा भी नहीं रहता था, लेकिन वो खड़ा रहता है, तो फिर भी उनका भी सोचना बदल जाता है। हमें भी अजीब लगता है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन जैसा ताकतवर व्यक्ति G7 में आपको ढूंढते ढूंढते आया, कहाँ गए मुझे। ये बात सही है कि मैंने व्यक्तिगत रूप से मेरे संबंध बहुत नजदीकी हैं, खुले पन के हैं। हर किसी से मेरी ऑफिशियल बातचीत के अलावा इनफॉर्मल बातचीत का दौरा बहुत, कम्युनिकेट कैसे करते हो? मेरे टेलीफोन कॉल्स भी बहुत होते, और मैं इफ्स एंड बट्स वाली बात नहीं करता, यानी ब्लैक एंड वाइट में मेरी बात रहती है। तो दुनिया इसे पसंद करती है। दुनिया गोलमोल चीज़ों के बजाय उनको पता है, जैसे मैं रशिया से इन दिनों पेट्रोलियम वगैरह लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो मेरे देश के लोगों को, दुनिया में जो पेट्रोल की महंगाई आई है, मेरे देश के लोगों को ना पड़े, तो मुझे जहाँ से सस्ता मिलेगा मैं लूँगा, क्योंकि मैं तो मेरे देश के लिए जी रहा हूँ। कोई मेरी तारीफ करने के लिए मैं कहाँ पाता हूँ, लोगों ने मुझे कहा था अमेरिका नाराज हो जाएगा, तो अरे मैंने कहा किसी को खुश करना है तो मुझे 140 करोड़ लोगों को खुश करना है, मुझे और किसी को खुश नहीं करना। भाई फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारा देश है ना। हमने कारोबार चालू रखा, आज हमारे देश में बचा पाए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम राष्ट्रपति पुतिन के साथ चेयर पर बैठ करके टीवी के सामने मैं कह सकता हूँ कि ये युद्ध का समय नहीं है। ये इन्होंने कई बार बात की, इसलिए दुनिया मेरे विषय में दुविधा में नहीं है, और उसको लगता है ये हिंदुस्तान का मिजाज है जो मोदी बोल रहा है। लेकिन मोदी जी पहले भी हमारे नेता जाते थे, बड़े बड़े नाम वाले नेता जाते थे, या तो आप अमेरिका के साथ रहेंगे या रशिया के साथ रहेंगे, ये बोलोगे तो वो नाराज हो जाएगा, वो बोलेगा तो ये नाराज हो जाएगा, ये आपने चेंज किया। ये मूलभूत हमारी मुझे लगता है उस समय जो मूलभूत सोच रही थी वो ये थी इक्वल डिस्टेंस वाली, यानी हम सबसे इक्वल डिस्टेंस बना करके रहते हैं। दूरी बनाना ये मानदंड था, मैंने आकर के पकड़ा, हम दुनिया से जितनी हो सके उतनी नजदीकी करेंगे। आज मेरी स्थिति ये है, अब देखिए घटना अपनी इंपॉर्टेंस बना दी। मैं इजराइल जा रहा हूँ, तो सभी ये जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना जो इस दुनिया में पड़े हुए हैं मुझे एडवाइस करते साहब इजराइल जाते हैं तो पैलेस्टाइन जाना चाहिए। भारत में सेकुलरिज्म का अर्थ यही है, जब आप हनुमान जी के मंदिर गए तो साहब को इसी इफ्तार पार्टी करनी पड़ेगी। ये ऐसी साइकिल बनी हुई है। तो मैंने सोचा भाई मैं स्टैंड अलोन यात्रा करूँगा, इजराइल से अकेला जाऊँगा, इजराइल से मैं पैलेस्टाइन नहीं जाऊँगा। लेकिन मैंने कहा मैं पैलेस्टाइन भी जाऊँगा तो सीधा पैलेस्टाइन जाऊँगा। मैं ये क्लब करके हमारे देश के इधर से भी खेलो और उधर से भी, मैं उसका शिकार नहीं हूँ। और देश की आज़ादी के बाद मैं पहला प्रधानमंत्री था जो इजराइल गया, शांत से कार्यक्रम किया, तब आपके साथ 2-3 महीने के बाद मेरा पैलेस्टाइन का कार्यक्रम बना, तो मैं सीधा पैलेस्टाइन गया। वहाँ पर जाते समय लॉजिस्टिक प्रॉब्लम था, मुझे हेलीकॉप्टर की जरूरत थी। मैं जॉर्डन से जाने वाला था, जॉर्डन के किंग मोहम्मद पैगम्बर साहब के डायरेक्ट वारिस है, उनको पता चला कि मैं ऐसे ही वहाँ से पास हो रहा हूँ, उनका जिले में अपना कार्यक्रम बदल करके जॉर्डन वापस आऊँगा। आप मेरे आइए, हम बैठेंगे और आपको हेलीकॉप्टर आपके देश से लाने की जरूरत है, मेरे हेलीकॉप्टर में जाएंगे और पूरी यात्रा में मेरी व्यवस्था रहेगी। जॉर्डन के किंग एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कुछ दिन पहले इजराइल जाके आया हुआ है। इतना ही नहीं, मैं जॉर्डन के किंग का हेलीकॉप्टर में जब जा रहा था पैलेस्टाइन, तो इजराइल के 6 विमान उनके एयरफोर्स ने वो उसको एस्कॉर्ट कर रहे थे। और मुझे यानी जॉर्डन सम्मान दे रहा है, मुझे इजराइल सम्मान, और मैं जा रहा था पैलेस्टाइन में, इजराइल को मालूम, फिर भी वो मेरा सम्मान कर रहे हैं। तो जब मैं मेरा कहता हूँ मैंने मोदी की बात नहीं, तो मेरे देश की बात करता हूँ। और जब पैलेस्टाइन गया तो उतना ही सम्मान दिया गया मुझे पैलेस्टाइन में जितना कि इजराइल। इसका मतलब ये हुआ, अब देखिए आप कुछ ही दिन पहले हमने चाबहार में एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट किया है ईरान के साथ, और मैं बताता हूँ सेंट्रल एशिया के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर बनने वाला। आपने देखा होगा कल अफगानिस्तान के तालिबान लोगों ने बहुत तारीफ की है हमारे इस निर्णय की। अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन लगाई, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध होते होते बच गया। ऐसी संकट की घड़ी में भी ये दुर्भाग्य है कि
वहाँ के राष्ट्रपति वो भी मेरे अच्छे मित्र हैं, उनको हमें खोना पड़ा। और मिस्टर रईस जो जिनका एक्सीडेंट में मृत्यु हुई, उनकी पत्नी भी हमारी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ उसका बहुत अच्छा नहीं कर सका, यानी जीवन संबंध है। तो मेरे एक प्रकार से अच्छे घरेलू इन लोगों से संबंध है। एक अच्छे साथी को मैंने पाया, इसका दुख भी है। लेकिन उनके मृत्यु की कुछ समय पहले हमने चबहार का एडमिट किया। मैं मानता हूँ वो सेंट्रल एशिया है, लेकिन दुनिया के किसी ने मेरा विरोध नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने देश के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, अच्छा मेरी बात साफ होती है, मेरे देश की नीतियाँ किसी तीसरे के संदर्भ में मैं नहीं करता। मेरी अपनी देश की आवश्यकता है, मेरे देश की प्रायोरिटी है, उसी के हिसाब से चलूंगा। वैसा ही प्रॉब्लम है कोरिया और जापान का। ज्यादा तो नेता जाएंगे तो कोरिया जाएंगे, जापान जाएंगे कोरिया जाएंगे। उनका कहना ही हमारा इंसान है, आप अकेले तो हमारे साथ है। मैंने ठीक ना था, मैं कोरिया अकेला गया, बाकी दस गया, जापान नहीं गया। जब जापान गया तो कोरिया नहीं गया। उनको मैसेज जाता है, हाँ यार ये इंसान को समझ है। तो मैं दुनिया तो खींची रहती है और बड़ी बारीकी से चीजों का मैं अध्ययन करता हूँ। मैं किसी भी एडवाइस पर चलता नहीं हूँ, और उसका परिणाम है कि आज दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है। प्रॉब्लम ये है कि बाकी सब डिस्ट्रिब्यूटिव एडवाइसेस पे ही चलते हैं। पाकिस्तान के छात्र खुद का तो है ही अपना दिमाग। भारत का तिरंगा लेकर उसकी आड़ में मोदी थे। अब देखिए हमारे देश में भी कैसा चल रहा है बताना। इस देश में ये प्रयत्नों से अगर कोई चीज अच्छी होती है, हो सकता है जिसको सहन नहीं होता है चुप रहे, ये तो हो सकता है। नहीं बोलना तो जरूरी है, लेकिन उसके विरुद्ध में मैं तो देखा हिंदी में भी पत्रकार नहीं होता है। क्या सचमुच आपने टेलीफोन किया था किरण को? सचमुच में आपने कुकिंग को फोन किया था? मैंने कहा मैं क्वालिटी निकलवा दूं, मैं तो क्या कर गया मैं जवाब दे। आप इन लोगों को क्या कहूं? नहीं ऐसा पहले कभी हुआ नहीं जी, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। 2 राष्ट्राध्यक्षों से बात करके अपने छात्रों के लिए रास्ता निकाला। इसलिए मुसीबत यही है कि इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि हिंदुस्तान के तिरंगे की यह ताकत होती है। और मेरा पहला अनुभव मैं बता दूं, मैं चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ, स्टडी करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ। मैं पहली बार का अनुभव हुआ जब नेपाल में भूकंप आया, तो हम जितनी मदद हो सकती थी हमारी तो जिम्मेवारी थी, क्योंकि और मुझे एक अनुभव था गुजरात के भूकंप के बाद काम करना, अच्छा अनुभव था। बहुत काम तो मैं खुद चीजों को लीड करता था, मोबिलाइज करता था। लेकिन मैंने वहां देखा दुनिया के करीब 40 देश के लोग होंगे जिनको हमने कोई मदद करके नेपाल से बाहर निकाला। तो उस दिन मैं समझ गया कि अब तक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हेल्प इसका ठेका पश्चिम का है। मैंने तय किया ठेका मेरा रहेगा। अब इसलिए आपने देखा होगा कोविड में हम लोग चाइना से लोगों को वापस गए, तो बहुत सारे अन्य देशों के लोगों को लेके आए। यमन में मुसीबत आई। अब यही चीज़ जो एंटी मोदी एंटी बीजेपी जो लोग होते हैं, उनका ये एक आर्गुमेंट भी होता है कि कोरोना में कितने लोग बेचारे पैदल जा रहे हैं, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, लोगों को कितनी दिक्कतें हुई, जल्दबाजी में वैक्सीन लगवा दी गई, लोगों के बॉडी में इफेक्ट आया है, उसके बाद कितने लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब उनको ये नहीं पता है कि चाइना से कितने लोगों को बचा के लेके आए हैं और देशों से कितने इंडियंस को बचा के लेके आए हैं। उनको सिर्फ ये दिमाग में डाल दिया गया है कि कितने लोग पैदल। अरे क्या मोदी को क्या कोरोना बता के आया था जो वो पहले से तैयारी कर लेते कि जो पैदल जाने वाले हैं उनके लिए बसें लगा दूँ मैं? हर देश ने जो पॉसिबल हो पाया उस टाइम पे वो किया और उन्होंने भी किया। कितने देशों से भारत की हालत बेहतर थी कोविड के टाइम पे। जब वैक्सीन लेट हो रही है, वैक्सीन नहीं बन पा रही है, तो लोग मर रहे हैं, सरकार कर क्या रही है? वैक्सीन लगवा दी। अब वैक्सीन खुद बीजेपी के नेताओं ने तो बनाई नहीं है, डॉक्टर्स ने बनाई है, जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं उन्होंने मिलकर बनाई है। अब लगवा दी तो जल्दबाजी में लगवा दी। वो अखिलेश क्या कह रहे थे, पहले 250 mg की क्रोसिन खा के बुखार उतर जाता था, अब 600 mg की खानी पड़ रही है तब भी बुखार नहीं उतर रहा है। मोदी जी ने कितना घोटाला किया है। अरे मोदी जी अगर उस टाइम ये घोटाला करके वैक्सीन नहीं लगवाते तो पता नहीं जनता भी होते नहीं होते। कोविड के बाद वैक्सीन का ही चलो मान लिया इफेक्ट पड़ा है लोगों की बॉडी पे, बॉडी इम्यूनिटी कम हो गई, जो भी हो गया, जान तो बची। जान चली गई होती तो क्या करते? कोविड मोदी जी ने नहीं लाया था। कोविड के बाद सिंपल सी बात ये लोगों को ये समझना चाहिए, कोविड के बाद लोगों की इम्यूनिटी वीक हुई है। वैक्सीन पे ब्लेम डालने की इतनी जरूरत नहीं है उसमें। कोविड के भी तो इफेक्ट हुए हैं ना लोगों की बॉडी पे। ऑलमोस्ट हर किसी को सिम्टम्स हुए ही थे, हुए ही होंगे, हम लोगों को भी हुए थे, ऑलमोस्ट हर किसी को हुए थे। किसी को ज्यादा हुआ, किसी को कम हुए। हर चीज वैक्सीन लगवा दी तो वो मोदी जी ने गलत लगवा दी। कहीं नहीं लग रही है तो क्यों नहीं लग रही थी पता नहीं। मतलब डिबेट्स में देखती हूँ, किसी भी ऑपोजिशन वाले लीडर से कुछ पूछो कि ये कैसे हो गया, उनका पहला सेंटेंस शुरू होता है भारतीय जनता पार्टी की ये साजिश है, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने कराया है, ये मोदी जी ने कराया है। भाई तुम्हारे घर में इंटरनेट नहीं चलेगा तब भी मोदी जी ने, लाइट खराब हो गई तो मोदी जी। मतलब इतने ऑब्सेस्ड हो गए हैं ये मोदी जी से कि मोदी मोदी मोदी, पता नहीं क्या सपने में भी इन लोगों के मोदी आते होंगे। और इन लोगों का सबका ये हो गया है कि
कुछ भी हो जाए, मोदी गवर्नमेंट ना है, देश में कुछ भी गलत हो रहा है वो मोदी की वजह से हो रहा है। और उस बंदे ने पिछले 10 साल में कुछ अच्छा ही नहीं किया। अच्छा नहीं किया तो क्या, तुम चलो मान लो तुम्हारे हिसाब से चलो अच्छा नहीं किया, पर क्या ये सब चीजें जब तुम्हारी सरकार थी तब नहीं हो रही थी? जैसे फॉर एग्जांपल मीडिया के लिए बोलते हैं, पूरा का पूरा एक शो चलता था राहुल गांधी ने जब पॉलिटिक्स में एंटर किया तो बंदा ये बिंदास है। उसमें कभी राहुल गांधी गांव में चले जाते थे, नदी में नहाने लगते थे, कभी साइकिलिंग कर रहे हैं तो कैमरामैन, मेन स्ट्रीम मीडिया का कैमरामैन उनके पीछे पीछे चल रहा है, उनको शूट कर रहा है साइकिलिंग करते हुए। और तब कांग्रेस थी तो किसी ने बोला नहीं कांग्रेस मीडिया, किसी ने नहीं बोला, यही तो प्रॉब्लम है। मोदी मीडिया ये सब बोल लेते हैं क्योंकि मोदी के आगे किसी का बस तो चल नहीं रहा है, ठीक है, तो बस सब एक हो गए हैं और बस कुछ भी बोलते जाओ। वो राहुल गांधी कितनी बदतमीजी से, मतलब कि मोदी ऐसे थर थर कांपता है मेरे आगे, मैं पूरा सेंटेंस तो नहीं आता बट ऐसे तू तड़ाक वाले सेंस में कि मोदी ऐसे कांपने लगता है, वो ऐसे होने लगता है, उसकी भाषा देखी आपने, ऐसे हो रहा था उसको, वैसे हो रहा था। और खुद की भाषा देखी है भाई, किसी ठीक है तुम्हारे अपोजिशन में, तुमसे बड़े हैं, एज में भी ज़्यादा है। तो मतलब पॉलिटिक्स में लोगों ने, छोटे मोटे कार्यकर्ताओं की बात अलग है, मेन जो लीडर होते हैं, बड़े मेन लीडर होते हैं, उन्होंने हमेशा इस तरीके की भाषा का तो कम से कम मर्यादा रखी है कि आप पॉलिटिक्स का स्तर इतना भी मत गिरा दो कि आप अपने से इतने बड़े इंसान को, 20 साल बड़े इंसान को तू तड़ाक करके बुला रहे हो। वो तो कांग्रेस के मेन वही है फेस। भारत की बेसिक एथिक्स तो यही है। भारतीय है कहाँ वो? हाँ ये भी, सॉरी। हम अन्य देशों के लोगों को ले आए और उनको बाद में उनके देश में भेजा। अभी सूडान में हुआ हमारे देश के साथ, वहां भी अन्य देश के लोग फंसे थे, उनको भी ले आए। तो आज दुनिया में ये सब चीजें नहीं दिखती है लोगों को, जो एंटी बीजेपी होता है ना, एंटी मोदी, उनको ये सब चीजें नहीं दिखती। जैसे आर्टिकल 370 जब वापस लिया तो आपको इस बात की चिंता नहीं थी कि ये मिडिल ईस्ट के देश नाराज हो जाएंगे, कोई अरब कंट्रीज हमसे नाराज हो जाएंगे, हमारे 4 काम बंद कर देंगे? अब देखिए बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन हमारे देश में जब भी कश्मीर की बात आती थी तो 70 साल तक इसको इंटरनेशनलाइज किया गया। दुनिया का हर देश कश्मीर के मुद्दे पर भारत को कटघरे में खड़ा करता था। वोटिंग सिस्टम में थोड़ी बहुत अंग्रेजी ने कोशिश की थी और इसलिए 370 के संबंध में भी ये स्वाभाविक था कि दुनिया कोई बहुत बड़ा नाराजगी व्यक्त करेगी। वो उल्टा, दुनिया ने जितने देशों को लोग मानते थे कि इन मुद्दों पर भारत पर वो नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं, भारत को घेर सकते हैं, अधिकतम लोग मौन रहे। जिन्होंने कहा वो ये कहा कि इनका इंटरनल मामला है। दुर्भाग्य यह है कि अरब देश तो शांत रहे, दुनिया के सभी इस्लामिक देश शांत रहे, मेरे देश की कांग्रेस चूं-चूं करती नहीं। सबसे ज्यादा ये मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है। इसका मतलब ये हुआ फील होता होगा ना चीज को लेके, मानसिक विकृतियों से भरी पड़ी हुई इनकी सोच है। दुनिया ने, अच्छा 370 के बाद में दुनिया ने कई इस्लामिक देशों में बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त कर लिया। इस बात से मैं कंप्लीटली एग्री करती हूँ कि भैया मतलब क्या हो क्या गया है, तुम्हारे देश ने कुछ भी अच्छा किया है तो बस क्योंकि तुम ऑपोजिशन में हो इसलिए तुम उसको, उस मुद्दे को, और अपने देश में बोलते हैं तो बोलते हैं, इंटरनेशनली लेके जाते हैं उस चीज़ को कि अपने देश में तो तुम बेइज्जती करवाओ सरकार की, वो तो ठीक है, वो तुम्हारा हक बनता है। इंटरनेशनली आप भारत की बेइज्जती कर पा रहे हो। अरे भाई अपने आपस का झगड़ा लेके कोई घर से बाहर निकलता है तो क्या तारीफ मिलती है? और 4 बातें इंसल्ट मिलती है ना कि देखो कैसे बाहर अपने घर के मुद्दे को बाहर वो कर रहे हैं। उल्टा तुम्हारी खुद की बेइज्जती होती है। और सबसे ज़्यादा खराब ये चीज़ लगती है कि कभी सेना पे सवाल उठा दिया जाता है कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, मतलब इसका फ़ायदा किसको होता है? पाकिस्तान को। पाकिस्तान अपनी पब्लिक को ये दिखाने में कामयाब हो जाता है कि देखो भारत में भी यही बात हो रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। मोदी तो झूठ बोल रहे हैं, मोदी झूठ बोल रहे हैं, चलो ठीक है, सेना मतलब सैनिक सबूत दें कि हम गए थे, बताओ। हाँ तो इंदिरा गांधी का तो कहना था ना कि सैनिक का काम होता है देश के लिए अपनी जान देना। अच्छा, और देश का क्या काम है? उनसे सबूत मांगना कि आपने जान दी नहीं दी। पहली बात तो सैनिक का काम देश के लिए जान देना नहीं होता है, देश की रक्षा करना होता है। उसमें अगर उनको अपनी जान देनी पड़ जाए तो वो खुशी खुशी दे देते हैं। तो इस चीज़ को आप ये समझ लेना, ये मान लेना कि सैनिक का काम होता है देश के लिए अपनी जान देना। इतनी सस्ती जान है उन लोगों की। कैसे बोल देते, सोच के भी इतना खराब लगता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं। 370 के बाद 8 लोगों को, मेरे देशवासियों को फांसी हुई थी। 370 के बाद की घटना है, उनको जिंदा वापस लेके आ गए। और इस चीज़ को कोई पब्लिसिटी नहीं दी थी इन्होंने। जाने से पहले बहुत सारे जो हमारे उन लोगों को लेके आ गए थे ये, तब लोगों को पता चला है, कोई पब्लिसिटी नहीं, कुछ नहीं। और ये सब चीज़ें कंसीडर नहीं करते हैं यहाँ पे लोग। अरे ये तो विश्व गुरु बनते थे, क्या हुआ? किसने कहा कि कतर, मोदी जी कहते थे इज माय सेकंड होम, अब कुछ नहीं कर पाए। या तो उन्होंने मोदी का पूरा स्टडी नहीं किया, या तो वो मोदी की बात आई उस समय मीडिया में जाएंगे तो थोड़ी जगह मिल जाएगी इसलिए चले जाते हैं।
कोई ढंग से इस बराबर स्टडी करे, मीडिया के लोग भी नहीं करते थे, माफ करना। मीडिया को भी बराबर ये सकता है ये हुआ ना, देखिए 3 दिन के बाद मोदी ये कदम उठाएगा, 5 दिन के बाद ये उठाएगा, 7 आप तय कर सकते हैं, लेकिन आपको तैयारी नहीं, क्योंकि आपने एक बनी बनाई परसेप्शन में जीना चाहते हो, उसी को फैलाओ और उसके अनुकूल कुछ एनेक्डोट मिल जाए तो ढूंढते रहते हो। इसके कारण सारे के सारे लोग फेल हो जाते हैं। इस बार भी उनको लगता था कि 400 पार, आखिर स्थिति क्या हुई? इन सबको कहना ये पड़ रहा है कि 400 पार नहीं हो सकती। ऑपोजिशन क्या कहता है? उनको समझ नहीं आया कि कहाँ ले जा रहा हूँ मैं। 3 चरण के बाद हंसी आती है, हम लोग सीने में सांप लौटते होंगे। पूरा कैंपेन ही लड़ रहे हो कि मोदी 400 पार जाएगा कि नहीं जाएगा। अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया। बिना बताए किसी को नहीं पता था कि जाने वाले हैं। और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट करा था, अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए? ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए? अरे वो मेरा देश था यार, किसी जमाने में। अरे बाप रे। मोदी जी, हम लोग परेशान रहते थे, पाकिस्तान से यहाँ आए मार के चले गए, यहाँ मार के चले गए, फिर संयुक्त हुआ, ये स्ट्राइक हुआ, वो पिछले टर्म की बात थी। इस टर्म में पाकिस्तान के लोग बड़ी लंबी लिस्ट दे रहे हैं, अननोन आदमी आके मार जाता है। मुद्दा वो नहीं है। इंडिया तो इंडिया, पाकिस्तान में भी लोग मोदी कोई रीजन हर चीज का, कोई आतंकवादी मर गया वहाँ का तो इंडिया ने किया। लेकिन डर बना रहना चाहिए। जब मेरे देश का ही एक व्यक्ति, जिम्मेवार पार्टी का व्यक्ति ये कहे, यानी कसाब ने हमारे देशवासियों को नहीं मारा था, हमारे देशवासियों ने हमारे देशवासियों को मारा था, पाकिस्तान की फेवर में, कसाब की फेवर में, मेरे देश के एक पार्टी जो सालों तक सत्ता में रही, जब 26/11 हुई तब वो पाबंद थे। जितने भी कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं वो सब ये मानते हैं कि हेमंत करकरे जो शहीद हुए थे 26/11 में, उनको कसाब ने नहीं मारा था, या जो आतंकवादी थे उन्होंने नहीं मारा था, उनको आरएसएस ने मरवाया था। शब्द भी नहीं मिलते इन चीज़ों के लिए कि कैसे भूल आप एक दुश्मन देश के लिए उस चक्कर में अपने ही देश के लोगों पे, आरएसएस हो कुछ भी हो, नहीं पसंद आरएसएस कोई बात नहीं, और इन लोगों का हमेशा कभी आरएसएस ने मरवा दिया, कभी मोदी ने कर दिया, कभी किसी ने। उनकी तरफ से जब ये बयान आ जाए कि कोई पाकिस्तान के लोगों ने आतंकवाद नहीं किया था, हिंदुस्तान के लोगों ने किया था, तब जाकर के माथा शर्म से झुक जाता है, बहुत दर्द होता है, बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है ये, बहुत ज्यादा। वहां से खबर आया कि हमारा ये मारा, जी लेते हैं इस चीज के साथ। अब वो रोते रहे वो तो मैं समझ सकता हूँ, यहाँ वाले क्यों रोते ना समझ नहीं रहा। यहाँ वालों ने एक और ऐसी बात की थी जो बहुत शर्मनाक है। जब राम मंदिर बन के तैयार होने वाला था तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि ट्रेन में राम भक्तों को ले जाएंगे और पाकिस्तान की मदद से उस ट्रेन के ऊपर गोले बरसाएंगे, लोग मर जाएंगे, दंगे होंगे और फिर मोदी जी चुनाव जीत जाएंगे। अब दंगे तो नहीं हुए, कोई ट्रेन भी नहीं जली। अब जाकर उनको किसी ने पूछना चाहिए कि भाई आप कोई दवाई ववाई लेते हैं कि नहीं लेते, कोई मेडिकल चेकअप कराया कि नहीं कराया, कोई तो पूछो जाके भाई। चलिए आप ये सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन उनकी हेल्थ का तो पूछो, उनकी बीमारी क्या है ये तो पूछो, क्योंकि ऐसी बातें ऐसे नहीं निकलती भाई, कोई स्वस्थ मनुष्य थोड़ा करता है। करते हैं तो सचमुच में आप जैसे लोग और आप लोगों की पहुंच हर जगह पे होती है, जब पूछो तो भाई अब तबीयत ठीक है ना, ये पूछना चाहिए उनको। कुछ नहीं हुआ फिर भी 400 पार। अब ना लोगों से बराबर कर रहे हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान की चर्चा कर रहे थे, वहां के लोग के इंटरेस्टिंग वीडियोस मैंने देखे। जब चंद्रयान उतरा चंद्रमा पर तो उन्होंने कहा कि हम तो ऑलरेडी चंद्रमा पर हैं, गड्ढे हैं, अंधेरा है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। ऐसा है, उनके लिए झंडे पर चांद है तो बहुत कुछ है, मेरे लिए चांद पे झंडा हो वो सब कुछ है। आपने जहां पर हमारा चंद्रयान उतरा उसका नाम शिव शक्ति स्थल रख दिया। ये देश का दुर्भाग्य है कि हर चीज में वोट बैंक के नजरिए से देखा जाता है।
शिव शक्ति से इतराज क्या है जी? ये सृष्टि के नियंता है। मेरा गुना ये है कि मैंने कहा कि चंद्रमा पर जहां पर मैंने चंद्रयान लैंड किया था उस पॉइंट का नाम किसी भी बीजेपी के नेता का रख सकता था, तो मुझे मना नहीं करता, क्योंकि उन्होंने वो परंपरा बनाई थी। लेकिन मैंने वैसा नहीं किया, मैंने शिव शक्ति रखा। हाँ, तो उनके कांग्रेस के नेताओं के नाम कितनी सारी चीजें। हाँ, ये तो है, संजय गांधी। बाद में कोई 1 साल के बाद उन्होंने बयान दिया कि हिंदू में जो शक्ति है ना, मैं उस शक्ति का नष्ट कर अब वो मुझे कौन सी शक्ति की बात कर रहे थे? वहां तक पड़ा हुआ है, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि मैंने शिव और शक्ति दोनों बोला है, और शिव में जहर पीने की ताकत भी तो बहुत होती है। अब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का इतना समारोह हुआ, इस पर भी उनकी आपत्ति है। उनका कहना है कि इसको आपने बीजेपी का समारोह बना दिया। पहले तो लगता था कि वो 70 साल तक इस मामले को अटकाने के लिए जो भी कर सकते हैं करने की कोशिश की। उनको लगता था कि इस मुद्दे को इस प्रकार से रखेंगे तो उनकी वोट बैंक सुरक्षित रहेगी। लेकिन राम मंदिर बन जाने के बाद वोट बैंक सुरक्षित रहने का मुद्दा ही नहीं था, क्योंकि वो मुद्दा उस प्रकार से उनके काम आने वाला नहीं था। उसके बाद जब विरोध किया तो मुझे लगता है कि 70 साल तक उन्होंने जो किया वो सिर्फ वोट बैंक के लिए कि इतना ही नहीं है, वो मन से, वचन से, कर्म से राम विरोधी है। राम के प्रति इनके मन में घोर रोष है, और इसका परिणाम तो सही बात तो है। देखो, मुझे क्या लगता है कि बाकी जितनी भी पार्टीज हैं ये सब कांग्रेस को देख देख के कॉपी करने लगी हैं। तो राहुल गांधी को इनको कॉपी कर करके सबने वही नीति अपना ली है। सब वही मुद्दों का विरोध करो जिन चीज़ों को मोदी जी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। बाकियों को ये सोचना चाहिए कि राहुल गांधी की माँ क्रिश्चियन, पिता के पिता पारसी थे। ठीक है, पारसी थे तो फैमिली तो पारसी होगी ना फिर। तो राहुल गांधी की कोई मजबूरी नहीं है हिंदू धर्म के बारे में पढ़ने की या हिंदू धर्म को अपनाने की, समझने की। लेकिन जो बाकी लोग हैं जो हिंदू ही हैं, उनके पूर्वज हिंदू चले आ रहे हैं, उन लोगों को तो कम से कम समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। मतलब 500 साल बाद मंदिर बना है, उसके बाद भी सिर्फ इसलिए अपोज करना है क्योंकि वो बीजेपी के टाइम में बन गया, और वो बीजेपी का मुद्दा था हमेशा से राम मंदिर बनवाना। तुम्हारा मुद्दा क्यों नहीं था? शर्म की बात तो तुम्हारे लिए ये है, तुम सबका मुद्दा क्यों नहीं था राम मंदिर बनवाना? बल्कि कांग्रेस का तो मुद्दा था बाबरी मस्जिद। न्यूट्रल होके सोचे। कुछ टाइम पहले तक मैं भी एकदम न्यूट्रल ही थी। न्यूट्रल होके हम कितना भी सोचने की कोशिश करें, तब भी तो आप एक कम्युनिटी को ऊपर ही चढ़ाते जा रहे हो और दूसरी कम्युनिटी को नीचे ही गिराते जा रहे हो। दूसरी कम्युनिटी कितना सहेगी भाई? इतना सह लिया और अब तक सही रहे भाई। ठीक है, आप कम से कम बात तो करते इतने टाइम से कि हाँ हम उस चीज़ को लेके आएंगे, और रोका गया है। मुद्दा बना के खेला गया उस चीज़ का। कार सेवकों पे, राम भक्तों पे गोलियां तक चलवाई थी, और आज तक उनके प्रवक्ता आते हैं और कहते हैं, जब ये बात उठाई जाती है तो कहते हैं कि राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी, कानून व्यवस्था ठीक से चले इसलिए। अच्छा, आज अगर मोदी ने किसी एक बंदे पे भी गोली चलवा दी ना, तो ये लोग इतना बवंडर काटेंगे, इतना बवंडर काटेंगे कि पता नहीं कहाँ तक जाने, कौन कौन से देश तक पहुंचे। जरा से किसी ने एक बात कह दी थी तो पता नहीं कहाँ तक क्या पहुंच गया था। कि किसी ने कह दिया था, किसी बीजेपी की, उन्होंने कि संविधान बदल देंगे, जबकि संविधान कांग्रेस ने कितनी बार, 100 से ऊपर बार अभी तक वो बदला गया है, जिसमें 70 से 80 बार तो सिर्फ कांग्रेस ने बदला है। संविधान में ये प्रावधान है कि इसमें अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं। तो मोदी कर लेंगे तो कौन सी दिक्कत हो जाएगी भाई? तो उस समय तो ख्याली पुलाव बनना है ना, ये कर देंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। खुद सालों से करते आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोदी जो कर ले बस वो प्रॉब्लम है। अगर कोई इंसान बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखेगा ना, तब भी समझ जाएगा कि हो क्या रहा है। सालों से वही पार्टी वही सेम चीजें करती चली आ रही है, और वही चीज की भी नहीं हो चाहे मोदी ने, सिर्फ दिख रहा हो, इनको ऐसा अंदाजा हो कि शायद मोदी ने ऐसा किया है, उस पर ही बवाल काट देंगे। भाई अपने आप को आईने में देखते कैसे हो? और ये कोई छोटी मोटी कंपनी चलाने की बात नहीं है, देश चलाने बैठे हो तुम लोग। परिणाम है तो अभी भी, अब देखिए कोई बच्चा रास्ते में जय श्री राम बोले, मैं सही बोलूंगा जय श्री राम। मुझे कोई ग्रीट करे नमस्ते तो मैं कहूँगा नमस्ते, कोई मुझे कहे हेलो तो मैं कहूँगा हेलो, कोई कहेगा जय श्री राम तो मैं कहूँगा जय श्री राम। आपने देखा होगा जब वो जाते हैं तो जय श्री राम बोलता है तो उनके चेहरे की सारी रेखाएं बदल जाती है, मुंह पे ताला लग जाता है, पता नहीं वो क्या क्या करने लगते हैं। अब आप कौन हो यार, जय श्री राम क्या करता है? यानी इतना। और दूसरा देखिए, मैं कहूँगा ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो ट्रस्टी है, मैं उनको सच में बधाई दूँ, क्योंकि राम मंदिर तो न्यायालय के निर्णय के बाद हुआ है। सारी दुनिया को मालूम है कि न्यायालय में भी रुकावट डालने का काम हो सकता था। 19 में तो यहाँ तक कह दिया था कि जजमेंट अभी मत लाओ वरना बीजेपी को फायदा हो। न्यायालय में कहा गया, कांग्रेस की तरफ से कहा गया, चलिए ये सब तो छोड़े। अब न्यायालय इसके बावजूद भी राम जन्मभूमि ट्रस्ट फिर कहते हैं
बीजेपी पॉलिटिक्स का हिस्सा बना रही है भगवान राम को, तो हो गया होगा, अपनी हो गया पॉलिटिक्स के भाई लिए आपने। इस्तेमाल कर रही है। तुम सालों से करते आ रहे हो कुछ नहीं। वैसे ही जो 2-3 पीढ़ी से अदालत में लड़ाई लड़ रहे थे अंसारी परिवार, उनके बेटे इकबाल अंसारी जो भी अदालत में राम जन्मभूमि के खिलाफ केस लड़ रहे, बाबरी मस्जिद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको भी निमंत्रण दिया कि चलिए अब तो न्याय का निर्णय हो चुका है, न्यायालय का आप आइए, आप देखिए साहब निर्णय देश का है। इकबाल अंसारी जो कि जीवन भर उनका परिवार बाबरी मस्जिद के लिए अदालतों में लड़ता रहा, राम जन्मभूमि के विरुद्ध में लड़ता रहा, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है, वो स्वयं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आकर के बैठे और इन लोगों ने बहिष्कार किया। बता तब जाकर के चिंता होती है कि क्या सोच है। इतना ही नहीं, मुझे बाद में अभी पता चला कि श्रीमान इकबाल अंसारी को शर्म से गड़ जाना चाहिए इन लोगों को जमीन। उन्होंने भगवान राम मंदिर का एक मॉड्यूल था लकड़े का, वो कहीं से खरीद कर आए, अब उनका जो पीएसओ था वो हिंदू है, उसको उन्होंने गिफ्ट किया। इकबाल अंसारी ने गिफ्ट किया उनको। इसका मतलब ये हुआ, उनको लगता था कि मेरा हक है कि मैं लड़ता हूँ, लेकिन न्यायालय ने इतना निर्णय किया तो उन्होंने सिर आंखों पर चढ़ाया। तो इकबाल अंसारी को मैं सेकुलरिज्म सही है कि इनका सेकुलरिज्म सही है? सेक्युलरिज्म की तो डेफिनेशन की जो बैंड बजाई है ना इसलिए अपनी आजकल पार्टी आपको में, सांप्रदायिक बिल्कुल ही कम्युनल हिंदू मुसलमान करने वाला क्या है? या तो मुझे नई डिक्शनरी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि सारी डिक्शनरी खाली हो गई। मुझे गाली देते देते सारी डिक्शनरी के शब्द प्रयोग खाली हो गए। अब उनके पास वो गालियां ही नहीं बची है, तो घूम फिर करके वो हिंदू मुसलमान बोले बिना उनकी वोट बैंक में जगह, क्योंकि काम तो किया नहीं। 60 साल तक किसी मुसलमान बच्चे को पढ़ाया होता, उसको कहीं अच्छा रहने के लिए घर दिया होता, समझदारी नहीं आ जाती उसको, उसके घर में बिजली दी होती, बच्चों के नहीं तो उनको वो तो किया लोग नहीं। वैसे ही बना के वो रखा है ना कि वो अपने भाई पढ़ने क्यों नहीं दिया? इस्तेमाल कर पाए उन्हें। मोदी है, पढ़ेगा तो दिमाग चलाएगा। लेकिन जनरल मेरा तो कई काफी लोगों से इंटरेक्शन होता है और मेरा अनुभव है कि ये जो भड़काने वाली बातें हैं उससे तो वो प्रभावित नहीं होते। वो समझते हैं कि इनका वोट का जमाना ही लेकर है। मोदी जी, आज तक किसी लीडर की हिम्मत नहीं हुई जो ये कहे कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं देना चाहिए, मुसलमानों को आरक्षण देना गलत है, और आपको चुनाव भी खुलेआम है। मैंने कांग्रेस पार्टी को पिछले 1 महीने से कहता हूँ कि आप लिखिए, मैं देश को गारंटी दूँ। एक, आप भारत के संविधान को नहीं बदलें। दूसरा, संविधान बदल करके धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। तीसरा, आप SC, ST, OBC का आरक्षण छीन करके आप धर्म के आधार पर वोट जिहाद वालों को आरक्षण नहीं देंगे। लिख करके दो, नहीं देते हैं। देश को दो ना भाई, बयान का देने की हिम्मत नहीं है। फिर क्या कहते हैं? अरे ताने लग जाता है जब एक शब्द नहीं आता है, कहीं से कहीं पहुंच जाएगा लेकिन उस बात पे जवाब नहीं देंगे। मैंने लिखा है वो करप्शन नहीं करेंगे या करेंगे? करप्शन करेंगे ऐसा उनके मैनिफेस्टो में कहीं पढ़ा है क्या? कांग्रेस के पिछले 50-60 साल के मैनिफेस्टो के एक भी मैनिफेस्टो में उन्होंने करप्शन का कार्यक्रम दिखाया क्या? जरा बताइए ना, करप्शन करते हैं नहीं करते हैं? अब मैं पूछूंगा करप्शन क्यों करते हो, कहेंगे मेरा मैनिफेस्टो लोगों को लिखा है क्या? अरे ऐसे थोड़ा होता है जी। और आप देख लीजिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का बयान देख लीजिए, ये शहजादी का बयान देख लीजिए। उनके मैनिफेस्टो में ये कहते हैं कि अब ठेके धर्म के आधार, मतलब कहीं ब्रिज बन रहा है तो आज ठेका कैसे मिलता है? कि उनके पास रिसोर्सेज कितने हैं, कैपेबिलिटी कितनी है, एक्सपीरियंस क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, आर्थिक क्षमता कितनी है, टेक्नोलॉजिकल उनकी क्षमता कितनी है, सारी चीजें देख करके टेंडर से कोई व्यक्ति प्राप्त करता है। अब ये क्या कहते हैं, अब इसमें आरक्षण, इसमें क्यों आरक्षण होगा? उनके मैनिफेस्टो में ये चीज़ लिखी हुई है कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। हम कोशिश ये हमारी रहेगी कि जो भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं वो हमारी कोशिश रहेगी कि पहले माइनॉरिटीज़ को मिले। इसमें भी? और उनका माइनॉरिटीज़ से मतलब क्या होता है वो तो सबको पता ही है। हे भगवान, और वो लोग कर पाए नहीं कर पाए, उनके पास स्किल है नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वही मैं बोलने वाली थी कि एक पार्टी जो ये बोल रही है कि हम माइनॉरिटीज़ हैं इसलिए हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स उन्हें मिले, एक पार्टी ये बोल रही है। और दूसरी पार्टी ये बोल रही है कि मेरिट के ऊपर होना चाहिए, कौन वो कॉन्ट्रैक्ट लेने के लायक है, कैपेबल है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, उनके पास रिसोर्सेज क्या क्या है, आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो ये काम। क्योंकि फॉर एग्जांपल चलो एक रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया किसी को, आपने धर्म के आधार पर दे दिया, कल को वो रोड ठीक नहीं बनी, टूट गई, हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मरेगा कौन? आम जनता। आम जनता। उनके सेहत पे कौन सा फर्क पड़ने वाला है? और वो ब्रिज किसके पैसों से बन रहा है? आम जनता के टैक्स के पैसों से। पहले तो आम जनता के पैसों से बनेगा, फिर दिक्कत भी आम जनता को झेलनी पड़ेगी, हादसे होंगे तो वो भी आम जनता के साथ होंगे, उनकी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है भाई? और दूसरी बात कि मुसलमानों को अगर तुम सिर्फ धर्म के आधार पे ही सब कुछ देना है तुम्हें, तो भाई आप उनको पढ़ने लिखने से, काबिल बनने से रोक रहे हो। दूसरी पार्टी ये कह रही है कि कैपेबिलिटी के आधार पे आपको मिलना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप पहले काबिल बनो फिर आपको मिलेगा। हाँ। और
ये इस टाइम देश का ये इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि जो इंसान कह रहे हैं मेरिट पे मिलेगा वो हिंदू मुस्लिम करता है, और जो कह रहे हैं धर्म के आधार पे देंगे वो हिंदू मुस्लिम नहीं ना। वो तो सेक्युलर है, ये सांप्रदायिक है। मतलब ये क्या चल क्या रहा है, चल क्या रहा है? कांग्रेस को सपोर्ट करने वालों ने ही कांग्रेस का मैनिफेस्टो पूरा नहीं पढ़ा होगा, लेकिन बहस करने आ जाएंगे। अब मुझे बताइए साहब, वो ब्रिज बनाना है कि आपको अपने चुनाव जीतना है, गवर्नमेंट का काम है क्या? चुनाव जीतना है। नहीं, इन्होंने यहाँ तक मैनिफेस्टो में कहा है कि खेल में भी अब वो धर्म के आधार पर आरक्षण लाए। अरे भाई, खिलाड़ी सुबह 4 बजे उठ करके पसीना बहाता है, तब जाकर के खिलाड़ी बनता है। जिंदगी के 15-20 साल खपा देता है, और आप कहोगे ठीक है भाई, तुम उस माँ की गोद से पैदा हुए। अब इस चीज को कोई बोल दे, क्योंकि जैसे कि मोदी ने कहा कि मैं साफ साफ बात करता हूँ, अब वो तो बोल देते हैं ना इस चीज को, जैसे अभी बोल रहे हैं। अब जो एंटी बीजेपी है, एंटी मोदी है, उनका क्या आर्गुमेंट होता है, भाई मुसलमानों को अगर मिल रहा है तो इससे दिक्कत क्यों हो रही है? अरे भाई, दिक्कत इस बात से नहीं हो रही कि मुसलमानों को मिल रहा है, दिक्कत इस बात से हो रही है कि जो मुसलमान नहीं है, वो काबिल है, वो मेहनत कर रहा है, तो उसको नहीं मिल रहा है मौका। आप उसका मौका छीन के किसी और को सिर्फ इसलिए दे रहे हो क्योंकि वो उस धर्म से बिलोंग करता है जिस धर्म को आप सपोर्ट करते हो। आप किसी और को नाजायज फायदा दे रहे हो तो किसी और से छीन रहे हो ना, तभी तो दे पा रहे हो किसी और को। तो क्यों करना है आपको ये? सबको बराबर रखो ना। बीजेपी क्या कह रही है? सबको बराबर रखो। इसमें कौन सी सांप्रदायिकता दिखती है लोगों को, कौन सा हिंदू मुस्लिम दिखता है लोगों को? लेकिन मेरी तो ये नहीं समझ में आ रहा भाई, उन्होंने कौन सा अभी तक ये कह दिया है कि जाओ मुसलमानों निकल जाओ यहाँ से? अरे रहो, लेकिन देश के नागरिक बन के रहो। ये मत कहो कि हमारे लिए क्या कर रहे हैं। यार हद ही हो गई है। कोई बंदा सही काम करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी टांग पकड़ के नीचे खींचने वाले लोग बहुत हैं। कोई बात हुई कि भाई आरक्षण के बेसिस पे हम ये कॉन्ट्रैक्ट देंगे? यार क्या कर रहे हो आप? आज के टाइम में अब लोगों को और कुछ तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि बाकी सब तो मोदी ने चमका दिया है। बेरोजगारी, महंगाई, अरे वो तो दो भाई बहन ही तो बेरोजगार हैं, वही तो ये दोनों गाते रहते हैं। और महंगाई भी तो तुम्हारी सरकार में जिस परसेंटेज से बढ़ी थी उस परसेंटेज को अगर देखो तो काफी कम है इस टाइम में। ठीक है भाई, तुम उस माँ की गोद से पैदा हुए, तुम नहीं हो सकते, उस माँ की गोद से पैदा होकर वो आ जाएगा। ये कैसे हो सकता? और ये हिम्मत इनकी ऐसी चीजें मैनिफेस्टो में लिखने की? क्या देश ऐसे चलाएंगे क्या? हमारा मंत्र है सबका साथ सबका भी। ये कांग्रेस की नीतियां इतनी अनफेयर है, साफ साफ अनफेयर है, कैसे नहीं दिखती है लोगों को? आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कहने की जो आप कह रहे हैं इतने खुले। ऐसा है कि मुझे आगे पीछे को रोने वाला नहीं है। मैं देश के लिए जीता हूं, मैं देश के लिए जूझता हूं, और मेरी प्रत्येक पल देश के लिए है, और वो बेकार नहीं जानी चाहिए। मैं मेरी हर पल देश को दे रहा हूं, लेकिन मैं वेस्टेज नहीं होने दूंगा मेरी एक भी पल को। और इसलिए जो गलत हो रहा है, आप मुझे बताइए। कल किसी ने मुझे भेजा है 9000 से ज्यादा ऐसी जगह है जिसमें इन्होंने SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर दिया, माइनॉरिटी का नाम दे दिया, आरक्षण खत्म कर दिया। एक PSU को अगर आप प्राइवेटाइज करो तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हाउस में चिल्लाते हैं कि प्राइवेटाइजेशन इसलिए कर रहे हो कि आप SC ST कोटा हट जाएगा तो दलितों को नौकरी का क्या होगा? आपने 9000 इंस्टीट्यूशंस में से SC ST OBC कोटा खत्म कर दिया है। बताओ, अगर ये सवाल मैं पूछता हूं, और ये जो खान मार्केट गैंग है, मोदी ने बाएं पैर पहले रखा क्यों, दाहिना क्यों नहीं रखा? इसके लिए एक सप्ताह तक देश का समय बर्बाद करते हैं। उनको फुर्सत नहीं है कि SC ST OBC के आरक्षण की रक्षा के लिए उन्होंने भी आवाज उठानी चाहिए। क्यों चुप बैठे? और तब जाकर के मैं खुल करके कहता हूं, एक इकोसिस्टम जो उनके पापों को संवारने का ही काम करती है और दूसरों के अच्छाइयों को बुरे में कन्वर्ट करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देती है, और देश को उससे मैं सचेत कर लेता हूं। अब जब सब जगह पे फेल हो गए तो उन्होंने जुडिशरी का रास्ता पकड़ा, अदालतों में जाकर के बैठ जाना, वो हल्ला करना और परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करना। ये बहुत चिंता का विषय है देश के लिए। आप में योग्यता है, क्षमता है, सही है, लोकतंत्र है, चुनाव लड़ो, पार्लियामेंट में आओ, अपनी बात रखो। सरकार गलत करती है तो उसको रोको, योग्यता हो तब करने नहीं, हवा बिगाड़नी है। अब ममता दी ने कह दिया कि हाई कोर्ट का फैसला है आरक्षण को लेकर के, वो नहीं मानेंगे। अब ये कहते हैं इससे लोकतंत्र खत्म नहीं होता, हाई कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। अब इंदिरा जी ने कहा हाई कोर्ट का फैसला मैं नहीं मानूंगी, इमरजेंसी लाई। ये इसी चट्टे बट्टे के लोग हैं, वे लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। उनके लिए चुनाव लोकतंत्र की श्रद्धा नहीं है, चुनाव सत्ता प्राप्त करने का जरिया है। उनकी श्रद्धा लोकतंत्र में, मतदाता में, संविधान में, भारत के रूल्स एंड रेगुलेशन में नहीं है। और ये पार्टी कहती है कि मोदी लोकतंत्र खत्म कर रहा है। अरे तुम अपनी तरफ तो देखो। क्योंकि लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा जब समाप्त हो जाती है तब जाकर के आपको परिवार के भरोसे चलना पड़ता है। जनता जनार्दन तय करती है जी। वो पापा की कॉन्स्टिट्यूंसी, सवाल वही है। वो तो एल्बम तो दिखा रहे हैं, दादी से शुरू होता है।
उन्होंने कहा मैं जब से पैदा हुआ हूँ सिस्टम में बैठा हूँ। दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब मैं जाता था, पापा थे तब जाता था, मनमोहन जी थे तब मैं जाता था। आप जाते थे, कुछ सीख भी लेते। आप सिस्टम को मुझसे नहीं छुपा सकते। मैं सिस्टम को अंदर से जानता हूँ। अंदर से जानते हैं तब तो ये हाल है। वो बाहर से आया, वो चाय बेचने वाला इंसान है, उसने दुनिया इधर उधर कर दी भारत का प्राइम मिनिस्टर बन के। तुम क्यों नहीं कर पाए इतने सालों में? सोच ही नहीं है ना। कोई बेल पे है, कोई जेल में है, लड़े कैसे? नाचना नहीं तो आंगन बांका, ऐसा कैसे कहावत है ना? नाचना जाने आंगन पे। आंगन टेढ़ा। नाचना जाने गुजराती में अलग होगी ना। आप पराजय निश्चित है। अब सवाल ये है कि एक तो है कि मोरल विक्ट्री घोषित करो, करना चाहिए क्या? दूसरा है ईवीएम को गाली दो। हाँ। अब आपने देखा होगा कि तीसरे चरण के बाद ईवीएम मैदान में आ गया है। ईवीएम के लिए रोना धोना, आंकड़े को पहले नहीं आए, बाद में क्यों नहीं आए। ड्यूरिंग इलेक्शन हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में विवाद खड़े कर दिए जाते हैं। मतलब बहुत सोची समझी रणनीति के तहत भारत का लोकतंत्र बहुत जीवंत है, भारत के मतदाता बहुत जागरूक है, भारत की चुनाव प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है। इस पर वो सवालिया निशान खड़ा करना चाहते हैं ताकि दुनिया में, और ये हरकत छोटी नहीं है जी, इसको गंभीरता से लिया जाए, और जो भी भारत को प्यार करते हैं उन सबको इस संकट को समझना होगा। ये मामला सिर्फ ईवीएम कह करके चुनाव का पराजय का टीका तोड़ने वाला इतना नहीं है। भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ही सवालिया निशान दुनिया में लग जाए, ये इनका इरादा है। भारत में बेइज्जती, भारत की दुनिया में बेइज्जती हो इसमें खेले और मोदी जीत जाए तो आज दुनिया में जितनी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, ट्रू सेंस में डेमोक्रेटिक बॉडीज है, इस चुनाव के बाद भारत का प्रधानमंत्री दुनिया की सीनियर कैटेगरी में आ जाएगा। हर ग्रुप में वो सीनियर मोस्ट होगा, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। इनको अभी से हिसाब किताब लगाते, उनके भी तो एडवाइजर है ना, देखिए यार इतना ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, उसी डर में सब होगा। लेकिन इससे देश का पद पूछा और लेवल पे ये लोग इलेक्शन कमीशन को गाली देते हैं। हमारे देश का चुनावी व्यवस्था कहती है कि अगर कोई पार्लियामेंट सीट में अगर किसी कैंडिडेट की मृत्यु हो जाए तो चुनाव स्थगित होता है, ठीक है। अगर कोई पार्लियामेंट का कैंडिडेट उसका स्वर्गवास हो जाए तो सीट चुनाव स्थगित हो जाता है, उसकी डेट बाद में। कोई मुझे बताए कि राजीव गांधी नाम का एक व्यक्ति जो पार्लियामेंट के चुनाव का कैंडिडेट था, उनकी आतंकवाद में हत्या हो गई, उनकी सीट कैंसिल होनी चाहिए थी, रुकनी चाहिए थी चुनाव, लेकिन उस समय के इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश का चुनाव रोक दिया। कोई लॉजिक नहीं था। ये लोकतंत्र और था। करीब 21-22 दिन दिए और उनके अस्थि लेकर के तब डेमोक्रेसी की हत्या नहीं हुई थी। चुनाव की डेट दी गई। तब लोकतंत्र का जन्म नहीं था। देश के इलेक्शन इस चीज का कोई मुद्दा नहीं बनाया गया, इस चीज को कभी हाईलाइट नहीं चाहती तो बीजेपी बना सकती थी। उन्होंने कभी नहीं इलेक्शन किया। कमीशन की बात करते हो, और इसलिए जो न्यायिक हो रहा है वो उनको हजम नहीं 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 होगा। समझ में आया, नहीं हजम क्योंकि आया। उन्होंने अब तक स्पेशल कैटेगरी स्पेशल फायदा उठाया। मेरी पार्टी के अध्यक्ष दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, माननीय अपोजिशन पार्टी, 26 जनवरी 15 अगस्त को मेरी पार्टी उस समय के अध्यक्ष को 7वीं 8वीं लाइन पे सीट मिलती। पार्टी के अध्यक्ष इस देश के किसी इकोसिस्टम को नोटिस करने का मूड नहीं था, राजनाथ जी अध्यक्ष थे। और मैं देखा कि 15 के अंदर उनका एक एमपी जो पार्टी का अध्यक्ष भी नहीं था, उसको 4वीं 5वीं रो में सीट थी, देश भर में तूफान मच गया, अपमान कर दिया। यानी कैसी आप लोग दरबारी करते हो, किसकी दरबारी करते हो आप लोग? मेरा सवाल है ऐसे लोगों पर। ये लोकतंत्र है, और जब सच बोलते हैं तो आप लोगों को बुरा लगता है, और अगर सच बोलने की कोई सजा होती है उससे भुगतने के लिए मोदी हमेशा तैयार है। तो उनको एक बात बहुत बुरी लगी है कि चुनाव से पहले 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया। कोई जेल में डालता है क्या, मुझे बताइए। आपने नोटों के ढेर देखे कि नहीं देखे? आप नोटों के ढेर देख करके आपको क्या लगता है? क्या ये मेहनत की कमाई के पैसे हैं क्या? नोटों के पहाड़ पकड़े जा रहे हैं। अब नोटों के पहाड़ पकड़े जाए और सरकार कुछ करेगी नहीं तो आप कहेंगे यार कुछ एडजस्टमेंट हो चुका है पीछे। आप यही कहेंगे। आप दिल्ली के बच्चों की जिंदगी बर्बाद करते हैं, हर स्कूल के बगल में शराब के ठेके लगा दिए जस्ट करप्शन करने के लिए और न्यायिक प्रक्रिया से। और अगर किसी को देखना है तो सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के सीएम के लिए कल क्या कहा है, दिल्ली के मंत्री के लिए 2 दिन पहले हाईकोर्ट ने क्या कहा है, और करते हैं निर्णय, हम नहीं करते। न हम किसी को जेल भेज सकते हैं, न हम किसी को जेल में रख सकते हैं, ये निर्णय अदालत करती है। और मेरा मत है अगर रेलवे के टिकट चेकर को आप तनख्वाह देते हो, उसका काम है ट्रेन में टिकट चेक करें और बिना टिकट वाले को जुर्माना करें, उसका काम है। आप काम करने वाले की तारीफ करोगे नहीं करोगे? मान लीजिए कहीं से हेरोइन पकड़ा गया 1500 करोड़ का, तो हेरोइन पकड़ने वाले को आप तारीफ करोगे नहीं करोगे? किसी गांव में किसी जगह पे चोरी हो गई
और किसी पुलिस वाले ने हिम्मत करके चोरी पकड़ ली तो गांव वाले मिलकर के उसका सम्मान करते हैं कि नहीं करते? ईडी 2200 करोड़ रुपया कैश पकड़ के लाया है, देश में पब्लिकली ईडी का सम्मान होना चाहिए। सही बात है। चिल्ला देते हो इसका मतलब है 2200 करोड़ आपका पकड़ा जाता था। ये देखो आप पे तो कोई जो दर्द है क्या 2200 करोड़ गया उतना? आप पे किसी को दर्द है क्या? काला धन मतलब पहले तो कितना ही पकड़ा जाता था, अभी कभी कभी होता है ऐसा, और वो भी ज़्यादातर अपोजिशन वाले होते हैं और कभी कभी बीजेपी वाले भी होते हैं। मैं तो बहुत सारे लोगों की ऐसे चैनल और डिबेट्स वगैरह और पॉडकास्ट वगैरह वो देखती हूँ, तो जो बीजेपी के और अपोजिशन पार्टीज़ के नेताओं को पर्सनली जानते हैं, वो खुद बताते हैं कि भाई बीजेपी के लोग तो रोते हैं इस बात पे जो चाहते हैं करप्शन करना, पर उन्हें नहीं करने मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी की जो पार्टी है वो आइडियोलॉजी पे चलती है। बीजेपी में वो नेता हैं ज़्यादातर, मैं ये नहीं कहूँ कि सबके सब वही है, कुछ फ़ायदे के लिए भी आए होंगे क्योंकि बीजेपी ग्रोइंग पार्टी है, अब लहर चल रही है, लहर चल रही है। ज़्यादातर जो पुराने लीडर्स हैं और जो यंग लीडर्स भी अब ज्वाइन कर रहे हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। स्मृति ईरानी वो पॉलिटिक्स में सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो समाज के लिए कुछ करना चाहती थी, मतलब वैसे भी वो करती थी थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं पॉलिटिक्स में एंटर करती हूँ तो मैं बड़े लेवल पे कर पाऊंगी लोगों के लिए, तो इसलिए वो बीजेपी में आई है। पहले कितने ऐसे इंसिडेंसेस सुनने में आते थे कि इधर इतना कालाधन पकड़ा गया, उधर इतना कालाधन पकड़ा गया, इधर अब कितने कम हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि सब बैंक अकाउंट्स में ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन हो गया। अब बहुत मुश्किल, इनकम टैक्स से पैसे छुपाना बहुत मुश्किल हो गया। हर चीज आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक कर दिया, ठीक है। स्टार्टिंग में कोई दिक्कतें हो रही है आम जनता को लिंक कराने में, अब तो पेनल्टी भी जा रही है, लेकिन ठीक है। लोगों का क्रिटिसिज्म बस ये रहता है कि उन्होंने ये कहा था, ये नहीं हुआ, अरे ये नहीं हुआ पे क्यों जा रहे हो? वो भी इंसान है, बीजेपी पार्टी भी इंसानों ने ही बनाई है, कोई भगवान ऊपर से उतर के नहीं आ गए हैं। उनकी कोशिश थी ना। आप ये सोचो कि उन्होंने अगर बोला कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, इतने सालों से बोल रहे हैं, वो उनकी पार्टी बोल रही है, तो इतने सालों बाद हो पाया, लेकिन हुआ तो वही है ना कि कभी कभी कहते हैं कि इंसान की इंटेंशन देखनी चाहिए, तो वो भी इंसान ही है भाई। आप उस पार्टी की इंटेंशन देखो जो कह रही है हम माइनॉरिटी को ये देंगे, माइनॉरिटी को वो देंगे, पर्सनल लॉ को सपोर्ट करेंगे, मैं बहुसंख्यकवाद का विरोध करेंगे। बहुसंख्यक कौन है भाई? हिंदू है। क्यों करोगे तुम? क्या गलती है हिंदुओं की? मोदी जी पहले ऐसा नहीं होता था, आपने ये नई चीजें शुरू की हैं, कोई नेताओं को नहीं पकड़ता था, वो राजनीति में आते इसलिए थे कि करें और बचे। देश की जनता यही कहती है आप छोटे-छोटे कितने प्यार से कह रहे हो, मोदी जी पहले ऐसा नहीं होता था, ये नई चीजें शुरू की। अब ये देश में होगा नहीं। मुझे किसी के कोई मेरा अच्छा मेरे लिए एडिटोरियल लिख दे, इसलिए मैं सरकार नहीं चलाता। किसी टीवी पर मेरी हेडलाइन अच्छी आ जाए, इसके लिए मैं सरकार नहीं चलाता। मेरे देश के लोगों की जिंदगी भर बने, मेरे देश से भ्रष्टाचार चला जाए, इसलिए मैं सरकार चलाता हूँ। मैं मालाएं पहनने के लिए नहीं निकला हूँ। आपकी सरकार के काम को लेकर के एक छोटा सा वीडियो मेरे पास में है। बहुत सारी बूढ़ी औरतें हैं, उन्होंने आपके काम के बारे में अलग अलग जवाब, ये सोशल मीडिया पर सब अवेलेबल है, बहुत वायरल हुआ है, ये एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मोदी जी पसंद है, अरे लीजिए, वो कहे वाली बात है। सबसे बेस्ट काम कर रहा, सबसे उन्नति हो रहा है देश का। मोदी अच्छा नहीं तो और कौन अच्छा है? इतना पार्टी आया, इतना गया, कोई देश का भलाई किया? लोग जब तक रहेंगे तब तक देश चलाएंगे। बैठ दिया, अच्छा लैट्रिन दी, पानी दिया, बिजली दी, वोट देता है। अच्छा वोट तो दोगे? वोट देंगे जरूर, लाभ में देंगे। अरे हम कहिए नहीं कि योगी मोदी के लिए हम ऊपर होगा, हम ये करना सारे के वोट कहीं के नहीं, हमें खाएगा देना, पैसा देना। सच्चो? सब ठीक है। घर हमारा बना दिया, अच्छा शौचालय हमारे बना दिए, 500 पे 3 चढ़ाना हमारे। और क्या भाई, माता मोदी है, मोदी रहेगा जब तक मेरी जिंदगी। और क्या ऐसी सरकार तो आई नहीं, जैसी सरकार है भाई। एक्चुअली घर दिए हैं लोगों को। किसी ने जो एंटी बीजेपी वालों ने मेरे सामने ऐसी कुछ बातें की थी कि जैसे किसी गरीब लेडी का इन्होंने अपने उस पर बैनर पे फ़ोटो छाप दिया, लेकिन जब वही लेडी के पास जब वो पहुँचे मीडिया वाले, तो उसने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं मिला, तो उसको कुछ नहीं दिया। तो कितने झूठे हैं ये लोग, इस तरीके से ऐसी चीज़ें आई थी। बट मैं आज एक वो देख रही थी, न्यूज़ रिपोर्ट देख रही थी, उसमें जो एक एंकर है पद्मजा जोशी आई थिंक, वो घर लोगों के यहाँ वहाँ पे गई है जहाँ पे लोगों को घर मिले हैं, उन लोगों ने खुद अपने मुँह से कहा है कि हमारा 10वें फ्लोर पे है, हमारा यहाँ पे है, हमारा इधर है, हमें मिल गया घर। और जो लोग अपने लिए रजिस्ट्रेशन करवाने आए थे वो बोल रहे हैं कि फॉर्म भरने आए हैं हम, जल्दी से जल्दी हमें भी मिल जाए घर, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो एक्चुअली लोगों को घर मिल रहे हैं, मिले हैं। देखो मेरे को एक चीज़ समझ में आती है, ये बंदा है ना जो चीज़ें झेलता हुआ आया, इसने उन चीज़ों पे काम किया कि मैंने ये झेला है, आने वाली जनरेशन जो है, जो हमारा कल को फ्यूचर बनने वाला है, वो इन चीज़ों को ना झेले।
मैंने इनका इंटरव्यू देख रहा था, इनका बायोग्राफी देख रहा था, तो उसमें देखा था कि इनके घर पे चूल्हा नहीं था। इन्होंने 2014 के इलेक्शन में क्या बोला, हर घर में चूल्हा होगा। वॉशरूम्स नहीं थे, हर घर में वॉशरूम होंगे। घर कैसा था इनका, हर गरीब को घर मिलेगा। तो यार इंसान ने काम किया है। उनकी यूएसपी ही ये है कि वो उन्होंने ज़िंदगी में सब कुछ फेस किया है, गरीबी से लेके अपनी माँ को दूसरे घरों में काम करते हुए देखना और फिर अपने घर में आके काम करना, गरीबों की निस्वार्थ सेवा करना। उनको औषधि वगैरह देती थी वो, मतलब माँ की। हाँ, तो उनके साथ ये खुद मदद करते थे। पूरे घर वालों के अपने कपड़े ही खुद धोते थे, इसलिए क्योंकि माँ थक के आती है, माँ को ना करना पड़े। तो वो कहते हैं ना, मोदी जी औरतों की ज़्यादातर बात करते हैं, औरतों को सशक्त बनाना चाहिए, हमें औरतों की समस्याएं समझनी चाहिए, और उन्होंने समझी भी हैं। चूल्हा, गैस चूल्हा, नल, क्योंकि पानी भरने औरतों को ही जाना पड़ता है ज़्यादातर बाहर, तो दिक्कत औरतों को ही ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। उन्होंने खुद सब कुछ वो सारी चीज़ें फेस की हैं जो उन्हें पता है कि ज़्यादातर नागरिकों को भारत में करनी पड़ती हैं। इसीलिए वो हर एक पॉलिसी उनकी ऐसी है जो आम पब्लिक है उनको फ़ायदा मिले। एक तो मैं माताओं का बहुत आभारी हूँ कि वो ऐसा खुल करके आशीर्वाद दे रही है, लेकिन मीडिया जगत के लोग जरा एनालिसिस करें कि बड़े बड़े नेता भी इतनी बारीकी से देश प्रसाद नहीं बोलते जितना एक अनुभव किया हुआ व्यक्ति बोल रहा है। मतलब ये सच्चाई बोल रही है, ये शब्दों का श्रृंगार नहीं है, ये भीतर से निकला हुआ एक आशीर्वाद का पत्र है। अब वो औरतों को बताओ, वो औरतें बोल रही थी ना, तो वो न्यूज़ देखती होंगी ना, वो पेपर पढ़ती होंगी, और ना किसी के बहकावे में आके बोल सकती है। उनको फायदा मिला होगा इनकी पॉलिसीज का, इसलिए वो बोल रही हैं। और यही मेरी ताकत है, आखिरी व्यक्ति तक जो योजना है वो पहुंचनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि जब मैं सुनता हूँ, मुझे खुशी है कि मैं इस काम को कर पाया। अगर ये माँ आशीर्वाद दे रही तो वो भी काम इतनी ही लगन से करता हूँ, और चंद्रयान जाता है तो वो भी काम इतनी ही लगन से करता हूँ। मैं सभी सर्वांगीण विकास के पक्ष पर मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन माताओं का आशीर्वाद मुझे हमेशा रहा, मेरा सौभाग्य है। मोदी आप हमेशा कहते हैं कि ये जो पैसा इन लोगों तक डायरेक्ट पहुंचता है वो डिजिटल है, इसलिए पहुंचता है। एस जयशंकर आपकी अदालत में उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट किस्सा बताया। उन्होंने कहा जब वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना था, वो अमेरिका में थे, अपने बेटे को मिलने गए थे, रेस्टोरेंट में जाने लगे तो उन्होंने अपने मोबाइल से दिखाया और बेटे ने जेब से मुड़ा पुड़ा कागज दिखाया, तो उनको लगा कि हाँ ये भारत है और ये अमेरिका है। ये समाचार सुनकर के आनंद होता है। मुड़ा पुड़ा कागज निकाला मतलब वो यूएस में रह रहा था बेटा उनका, और उस समय ये था ना कि कहीं भी बड़े रेस्टोरेंट में या मॉल में जाने के लिए आपको पहले अपना वो दिखाना पड़ेगा कि आप वैक्सीनेटेड हो या नहीं हो। तो एस जयशंकर ने तो वो ऐप पे दिखा दिया कि भाई मेरा वैक्सीनेशन है, और बेटा जो यूएस में रह रहा है वो कागज निकाल के दिखा रहा है कि ये मेरा है। तो वो कह रहे हैं दिस इज द डिफरेंस। ऐसे व्यक्ति जो कभी देश के वित्त मंत्री रहे लंबे अरसे तक, वे पार्लियामेंट में इस युग में ये कहे कि देश में मोबाइल कौन जानता है, लो इंटरनेट कौन जानता है, कि फिनटेक का तो क्या लेना देना है। और ये बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ ही वर्षों पहले का। और दूसरी तरफ मेरा देश डिजिटल इंडिया के दिशा है। G20 समूह में मैंने देखा दुनिया का हर देश मुझे पूछता था कि इतना बड़ी रिवॉल्यूशन आई कैसे। और जब लोग आज भी विदेश से मेहमान आते हैं तो उनकी एम्बेसी उनको किसी रेडी पटरी वाले के यहाँ ले जाते हैं और दिखाते हैं कि देखो ये ऑनलाइन पैसे लेगा मुझे, लैंग्वेज नहीं जानता है तो भी। और इसलिए हमारे देश में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कोविड के समय दुनिया के कई देशों में, समृद्ध देशों में अपने नागरिकों को पैसे देने की योजना बनाई है, लेकिन दे नहीं पाए, उनके पास मैकेनिज्म ही नहीं था। आज मैं जब किसान सम्मान निधि देता हूँ 2000 रुपये साल में 3 बार, मुझे 30 सेकंड लगता है 11 करोड़ के खाते में पैसा जमा, 30 सेकंड। और ये भी मैंने पूछा था अपने घर की मेरे लिए टेक्नोलॉजी कि ये जो मोदी जी बात करते हैं पैसे आते हैं खाते में आते हैं, तो उन्होंने बताया कि आते हैं, उनकी बेटी के खाते में भी आए, उनके खाते में भी आए और उनके हस्बैंड के खाते में भी आए। हमने करीब 35 और सिलेंडर भी मिला है हमें, लाख करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया है। और वो बोल रही थी कि बहुत अब तो लोगों के घर घर सिलेंडर हो गए हैं, पहले नहीं हुआ करते थे। तो 15 पैसा, अब वो कौन सा पंजा ये 85 पैसे मार लेता था। क्योंकि उस समय तो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उन्हीं की सरकार। आप पंजे के हाथ में झाड़ू भी है। तो पहले पंजा 85 पैसे मारता था, 95 पैसे मारेगा, फिर साइकिल से भाग जाएगा। सफाई की सुविधा बढ़ गई उनकी। अब इसलिए आप देखिए उस हिसाब से मैं देखूं तो 38 लाख करोड़ रुपीस अगर उस जमाने की पद्धति से चलता तो करीब करीब 28 लाख करोड़ रुपया किसी पंजे ने मार लिया। अब ये पैसा सीधा जाता है, उसके खाते में जाता है, तब जाकर के आवाज जो दिल की आवाज है उसके काट के मारा ही जाता था पहले, कितना पैसा बीच में ही खा लेते थे लोग। बेटा
देखिए सरकारें तो पहले भी रही, ब्यूरोक्रेसी भी यही थी, सिस्टम भी यही थे, तो आपने ऐसा क्या बदल दिया कि अब ये सीधा पैसा जाता है, ये बूढ़ी माता इस तरह की बात कहती है? एक तो सबसे बड़ी बात यह है, हमारे देश में प्रधानमंत्री बने हैं वो ज़्यादातर केंद्र की ही राजनीति का हिस्सा नहीं है। बहुत कम प्रधानमंत्री हैं जो राज्य में काम करके आए हैं, और जो आए हैं वो भी बहुत कम समय के लिए उनको अवसर। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसको लंबे अरसे तक लॉन्गेस्ट टेन्योर है मेरे स्टेट का, और एक अच्छे राज्य का लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रह करके आया, और वो भी एक ऐसा मुख्यमंत्री जो काम करने वाला मुख्यमंत्री, यानी फाइलें खाली देखने वाला नहीं, बदलाव की विजन के साथ काम करने वाला। तो मेरे पास वो अनुभव है। तो एक तो उस अनुभव, और जैसे मैंने एक छोटा सा काम किया, मैं शायद पहली बार मीडिया के सामने बात करता हूँ, थोड़ा लंबा समय जाएगा तो जी जी बिल्कुल आ जाएंगे। नहीं ये तो देखिए आप कह रहे नंबर हो जाएगा तो ठीक है ना। अनुभव सुनाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ आया तो कैब काम किया, मैंने सारे सचिवों की मीटिंग की, ये सब बड़े बड़े लोग हैं मेरे जैसे, तो सैकड़ों नेताओं को देख चुके हैं, कई लोग तो ऐसे जो 2-4 प्रधानमंत्री देख चुके हैं, तो उनके लिए तो सब उंगलियों पे होता है। ये हकीकत है। तो मैंने मीटिंग की थी, मैंने कहा ये काम करना है। आप लोग जब मसूरी से निकले होंगे, पहली पोस्टिंग जो आपकी हुई होगी IAS का, घर में बड़ी हैसियत बढ़ गया होगा, मगर पहली जहाँ नौकरी की थी, जो छोटा सा एरिया रहा होगा जहाँ आपको भेजा गया होगा, मैंने कहा कि आप वहाँ वापस जाइए, उसी गाँव में जाइए, हो सके तो पूरे परिवार को लेके जाइए। और उस समय कहाँ रहते थे, तब तक कैसा था, उस समय गाँव कैसा था, ये सारा अपने परिवार को दिखाइए, खर्चा सरकार करेगी, और आकर के मुझे बताइए कि आप वहां से यहाँ पहुंच गए, जिस गांव को आप छोड़ के आए था वहां। बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। सबने आकर के कहा कि साहब हम 30 साल पहले जहाँ गए थे वहाँ तो वैसा का वैसा हालत है, हमारी जिंदगी तो बदल गई, हमारे बच्चे तो दुनिया में पहुंच गए, वो वही है। मैंने कहा किसने बना दी थी, तो मैं उनको रियलाइज करवाता हूँ। इससे एक चीज़ और रिलेट होती है, सो कॉल्ड ध्रुव राठी देशभक्त। उनकी रिसेंट एक वीडियो है कि लोग मुझसे कहते हैं कि सरकार मुझे पैसा देती है ये वीडियोस बनाने का, तो मैं उन छपरियों से, ऐसा कुछ वर्ड्स नहीं यूज़ किया, तो मैं उन छपरियों से कहना चाहता हूँ कि अरे बेवकूफ़ो, अगर मुझे कोई सरकार पैसे देती तो मैं सबसे पहले बीजेपी के पास जाता। मैं ये सब इसलिए करता हूँ, मैं अपना करियर दाव पर लगाकर अपनी ये वीडियोज़ इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मैं अपने देश को इस हालत में गिरते हुए नहीं देख सकता। एक सेकंड, अपना देश मतलब वो तो इंडिया में रहता नहीं है। उनके काम के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने आप को इंडियन बताएं। अच्छा, क्योंकि व्यूज़ यहाँ से मिलते हैं ना, जो ऑडियंस या जो पब्लिक जो बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, उनको अपने रीजंस, अपने वो सब जस्टिफाई करने के लिए एक यूट्यूबर ऐसा चाहिए जो उनकी सोच को, उनकी थिंकिंग को, जो एंटी बीजेपी है उसको वैलिडेट करे। अच्छा, तो इसलिए ही ध्रुव राठी के व्यूज़ इतने होते हैं। अपने देश को उसने क्या बोला कि मैंने उन लोगों को जो वहाँ से निकल के आए थे और जो काफ़ी तरक्की कर चुके हैं उनको वहाँ भेजा और ये दिखाया कि वो जगह वहीं है और तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और एक वो बंदा है अपने शहर में, अपने गाँव में तो रहना बहुत दूर की बात है, अपने देश में तक नहीं रह रहा है, कहीं और ही रह रहा है, और हमको बेवकूफ़ ये बना रहा है कि मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ। जो देश के लिए काम करते हैं वो देश में रह के काम करते हैं, अपने देश को छोड़ के नहीं चले जाते हैं ऐशो आराम के लिए या ग्रीन कार्ड के लिए। तो ये बेवकूफ़ बनाना वही है, जो बेवकूफ़ होते हैं उनको बेवकूफ़ बना लेता है। जिनको फैक्ट देखना आता नहीं है, जिनको रियलिटी देखनी नहीं है, जिनके ऊपर चश्मा चढ़ा हुआ है, उनको कोई चाहिए ऐसा जो उनकी सोच से मैच करता हो। 10 मिनट की वीडियो में वो आपको ज्ञान दे रहा है कि ये सही है, और आप उसको समझ भी रहे हो। आपको अपना काम नहीं करना, अपना दिमाग नहीं लगाना, उसके फैक्ट्स को रीचेक नहीं करना है, नहीं। और ये चीज़ सोशल मीडिया पे प्रूव हो चुकी है कि वो बंदा आम आदमी पार्टी का बंदा है। अरे पहले की कितनी वीडियोस वो करता था, आम आदमी पार्टी के लिए वो काम करता है, और आतिशी का उसने इंटरव्यू लिया हुआ है, किसी और पार्टी के नेता का क्यों नहीं लिया? आज वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, सारी वीडियो जो है वो राहुल गांधी के सपोर्ट में बना रहा है। क्यों? क्योंकि केजरीवाल खुद सपोर्ट दे रहे हैं। केजरीवाल खुद सपोर्ट दे रहे हैं। केजरीवाल पीएम के, उसके लिए केजरीवाल थोड़ी ना खड़े हैं। तो मोदी को हराने के लिए ये जरूरी है कि पप्पू को सपोर्ट किया जाए। तो इसलिए अभी जो उनकी वीडियोस बन रही हैं वो या तो मोदी के अगेंस्ट बन रही है, पप्पू के सपोर्ट में बन रही है। वो ये कहते हैं कि बाकी जगह तो नोटों की गड्डियां मिलती हैं, मेरे यहाँ एक चवन्नी भी नहीं मिली। ऐसा है कि वो अफसर रहे हुए, इसको मालूम है सरकार किस प्रकार से करते हैं उन चीजों की, वो तो घेराबंदी कर ही लेंगे। इनकम टैक्स ऑफिसर जो अनुभवी चोर रहता है ना, अनुभवी चोर, उसको बड़ी सुविधा रहती है। जो सरकार में रहा वो अफसर होगा, उसको मालूम होगा ईडी ऐसे जाएगी, सीबीआई ऐसे जाएगी, इतनी चीजों को चौक चौकर कर लीजिए, फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सोच के रखता है। जैसे आप लोग हैं इतने साल, कोई भी पॉलिटिकल लीडर आएगा तो आप आराम से तय कर सकते हैं कि ऐसा
सुधीर सेठ का एक सवाल है। सुधीर सेठ, मेरा सवाल है, जो आपके परिवार के सदस्य एनआरआई बाहर रह रहे हैं, उनका बार बार हमें पूछना होता है कि इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया इंडिया ने पोस्ट कोविड और इतनी वॉर्स के बाद। वो कह रहे हैं कि जो दूसरे मुल्क हैं, वहाँ जो लोग रहते हैं, वो इनको कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो इतनी महंगाई है, यूरोप में, अमेरिका में, ये मोदी जी ने कैसे कंट्रोल करके रखा है? ऐसा है कि मैं जब कोविड के समय मैं बहुत लोगों को मिलता था, कोविड के समय वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करता था, तो दुनिया भर के मैं नोबेल प्राइज विनर वगैरह ऐसे ऐसे लोगों से भी मैं पूछता था भाई स्थितियों में क्या लगता है। और मुझे, और यहाँ आपने देखा होगा जो लोग आज उद्योगपतियों को गाली देते हैं, उन लोगों ने कोविड के समय बयान है कि आप उद्योगों को पैसे दो। उनके थियरी था नोट छापो और नोट बांटो, वरना देश बचेगा नहीं। यूएस ने यही किया। अब ये एकेडमिक वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट लोग थे, नोबेल प्राइज विनर लोग भी मुझे आकर के मिलते थे। मैंने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं ना नोटें छापूंगा ना मैं नोटें बांटूंगा। ये एक निर्णय मैं अकेली पूरी दुनिया में शायद मैं अकेला इंसान हूँ जिसने इतना बड़ा कठोर निर्णय किया। मैंने कहा मैं बांटूंगा तो अनाज बांटूंगा, मेरे गरीब के घर का चूल्हा जलता वो भूखा नहीं रहना चाहिए, बाकी सब संभालूंगा। और फिर मैंने एमएसएमई को कहा कि बैंक से आपको क्रेडिट देने की मैं व्यवस्था करता हूँ, आप बैंक से क्रेडिट लीजिए और अपनी ताकत बताइए, तो उनको मैं अवसर दूंगा। उन सारी नीतियों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये हुआ कि मेरे यहाँ जो नोटों बांटने के कारण जो इन्फ्लेशन की स्थिति बनती है, मेरा देश उस चक्कर में नहीं फंसा। ये अचानक नहीं हुआ है, एक के बाद एक कदम लिए हैं जिसका परिणाम है। और इन कदमों के पीछे कोई एकेडमिक इकोनॉमिक्स मुझे काम नहीं आ सकता है। मेरा 13-14 साल का मुख्यमंत्री के नाते जो अनुभव है वो मुझे काम आया है। मैं आपको हैरानी होगी जान करके, हिंदुस्तान में शायद नेशनल लेवल पे मैं अकेला एक ऐसा लीडर हूं, शायद जिसने इस देश के कम से कम 90% डिस्ट्रिक्ट्स में रात्रि मुकाम किया है। इस देश के 90% डिस्ट्रिक्ट में रात्रि मुकाम किया हुआ मैं इंसान हूं, दरी पर सोकर के निकला हुआ इंसान, और इसलिए मुझे जमीनी चीजों की समझ है और यहां मेरे पास इंफॉर्मेशन के रिसोर्सेज हैं। इन सबको जब मिला करके मैं निकालता हूं, उसमें एक पॉलिसी बनती है और उसका परिणाम है कि आज इंदिरा जी के समय सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन था हमारे देश में, मनमोहन सिंह के समय आज से भी ज्यादा इन्फ्लेशन। सही बात है। इतना ही नहीं, अगर लाल किले से पंडित नेहरू का एक भाषण आप यूट्यूब पर जाएंगे, मैं चाहूंगा कि ये गूगल गुरु वाले जितने विद्यार्थी हैं वो जरा यूट्यूब पर जाकर के देखें। पंडित नेहरू का लाल किले का भाषण है और लाल किले के भाषण पे वैसे आप इंदिरा जी का भाषण सुनिए, नेहरू जी का सुनिए, राजीव गांधी जी का सुनिए, मनमोहन सिंह जी का सुनिए, इन सब के भाषण में एक चीज कॉमन है, एक गरीबी हटाओ, दूसरा महंगाई, इन सब के भाषण में लाल शहजादे आए हटाने का कारण क्या दिया नेहरू जी ने कारण ये दिया कि महंगाई बहुत है, मैं जानता हूँ आपको तकलीफ होती होगी, लेकिन आपको पता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में लड़ाई चल रही है, उसके कारण हमें जरा महंगाई का मार झेलना पड़ रहा है। ये उस समय उनका भाषण, तब दुनिया का ग्लोबलाइजेशन का माहौल कहीं नहीं था, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की लड़ाई से भारत का कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद भी भारत की महंगाई के लिए उन्होंने ठिकाना फोड़ा था नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की लड़ाई। नेहरू जी का भाषण अवेलेबल है, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा। अभी तो जो लड़ाइयाँ चल रही हैं उसमें फूड, फर्टिलाइजर एंड फ्यूल तीनों पर सीधा इम्पैक्ट। इसके बावजूद भी आज दुनिया में यूरिया की बोरी 3000 रुपये में बिकती है, मेरे देश के किसान को 300 रुपये से भी कम में मिलती है। तो हमने हर चीजों को उस प्रकार से सिस्टमैटिक कंट्रोल किया हुआ है। उसका परिणाम यह है कि देश में ब्लैक मार्केटिंग भी नहीं चल रहा है, देश में स्कैर्सिटी की भी समस्या नहीं आ रही है, ठीक ढंग से चला पाए हैं। ये लोग इतनी गालियां दे रहे हैं लेकिन चिपकती क्यों नहीं है? चिपकती इसलिए नहीं कि ये पुराने डायलॉग लेके घूम रहे थे। अब आप पुराने डायलॉग से नई फिल्म बनाओगे तो नहीं चलेगी। सरकार में हिंदुस्तान की राजनीति जो अभी तक देखी है उसमें सोनिया गांधी जी जो कर रही हैं वो राहुल गांधी जी के लिए कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जो कर रहे हैं वो तेजस्वी यादव के लिए कर रहे हैं, ऐसे ही शरद पवार, ममता बनर्जी, ये सब नेता अपने परिवार, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं। आप जितनी अथाह मेहनत, आपकी मेहनत के मुरीद तो आपके विरोधी भी हैं। हम सभी आपसे जानना चाहते हैं कि आपके आगे पीछे तो कोई भी नहीं है, फिर आप इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हर कोई राजनीति में अभी जितने दलों के आपने नाम दिए, ये दल ऐसे हैं जिनमें 3 विशेषताएं कॉमन है ये इंडियन अलायंस में, और उनको जोड़ने का कारण भी है। ये सभी गौर सांप्रदायिक हैं, गौर जातिवादी हैं और गौर परिवारवादी हैं। अब ये हिंदुस्तान में हर किसी के मन में सवाल उठता है, कुछ लोग अलग तरीके की बोलते हैं कि एनर्जी लाते कहाँ से, ऐसे बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने क्या कर रहे हो, कब मर रहे हो, 10 साल हो गए। मुझे नेता मिले आए थे, बहुत बड़े लीडर, पहली टर्म में मेरे आखिरी 5वां साल था। बोले मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, इससे आगे क्या होता है दुनिया में?
इतनी मेहनत क्यों करते हो? ऐसा मुझे पता है, क्योंकि उनकी एक ही प्रकार की सोच में से देश की राजनीति चली है। मैं समझता हूँ कि सब लोग काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ। वे भी अपनी आवश्यकता के अनुसार मेहनत करते हैं, मैं भी अपनी आवश्यकता के अनुसार मेहनत करता हूँ। वे भी अपने परिवार के लिए करते हैं, मैं भी अपने परिवार के लिए। उनके परिवार में 5-6 लोग हैं, तो उनको 5-6 लोगों के लिए मेहनत करनी होती है, तो कितने घंटे में चल जाता है। मेरे परिवार में 140 करोड़ है, तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। अगर मेरे परिवार में भी 5-6 होते तो मुझे कुछ नहीं करना, इधर से 2-4 इंटरव्यू दे देता, रजत शर्मा हो जाता, चाय पिला देता, मेरी गाड़ी चल जाती। लेकिन मैं 140 करोड़ मेरे परिवारजन के लिए जीता हूँ और इसलिए मेहनत भी करता हूँ। उनकी जिंदगी, उनके सपने, और मैं कहता हूँ आपके सपने, ये मेरा संकल्प है और मेरा पल पल आपके लिए है, मेरा पल पल देश के लिए है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि 24/7 और 2047 चुनाव ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स में खत्म हो गया। पिछले 4 फेजेस के परिणाम साफ है। हाँ, ये तो और नरेंद्र मोदी जी चुनाव हार रहे हैं। आने वाला दिन में तो बोलना है कि मोदी बाबू का सरकार को एक्सपायरी डेट हो गया है। जो 74 की बातें करते थे, अब उन्हें सोचना पड़ेगा कि उनका खाता कहाँ खुलेगा। एक के अलावा मुझे नहीं लगता कोई खाता खुल पाएगा। एक के अलावा बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि 2019 के वीडियो है। आपने काम अच्छा किया 2019 के जगह, मैं तो कहता हूँ आप 2014 के निकाल दीजिए, यही डायलॉग है। 2019 के निकाल दीजिए, यही डायलॉग है। और 2024 में भी वही डायलॉग चल रहे हैं। और जनता ने भी अपना मिजाज वैसा की वैसा रखा है कि इनकी शब्दों की कोई असर उन पर नहीं। और निराशा है तो पहले वो कहते थे कि मोदी 400 पार आंकड़ा कैसे दे सकता है, मतलब कि उसने ईवीएम में कुछ गड़बड़ किया है। अब मैं उनको पूछता हूँ कि तुम आंकड़ा कहाँ से देते हो, तुमने वो कौन से ईवीएम को पकड़ा? अब देखिए उनको, आपने देखो गंभीर से गंभीर पेशेंट आएगा तो भी डॉक्टर कहेगा अरे चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे। तो उनको अपने कार्यकर्ताओं को जरा दौड़ाने के लिए मीडिया में जगह बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आप इतना भी नहीं करते थे। अगर 4 जून के बाद बेचारे परेशान हो जाएंगे, 4 जून तक तो जिंदा रहने दो। 4 जून की बात नहीं, अब आपने कहा 2047 तक, तो पहले मोदी जी ने बड़ा लंबा प्रोग्राम बना दिया, तो कहीं जाने वाली नहीं 47 तक। ऐसा है, मैं अभी भी मानता हूँ कि ईश्वर ने मुझे किसी विशिष्ट काम के लिए भेजा है। परमात्मा ने मेरे लिए किसी पर्पज के लिए भेजा हुआ है, वरना मैं जिस जिंदगी से निकला हूँ वहां आने का कोई लॉजिक ही नहीं बैठता है, कोई रास्ता नहीं जो मुझे यहाँ ले आया। ईश्वर ने ही इस काम के लिए मुझे कहा है, मुझे भेजा है, और मेरा मार्गदर्शन भी परमात्मा स्वयं कर रहे हैं, मुझे रास्ता भी परमात्मा स्वयं दिखा रहे हैं। परिश्रम का, पुरुषार्थ का, पराक्रम का जो जज्बा है वो भी परमात्मा स्वयं की कृपा से मिलता रहता है, और उसी को लेकर मैं करता हूँ। और मुझे पक्का लगता है कि विकसित भारत 2047 तक का टारगेट ये भी ईश्वर ने ही मुझसे करवाया है, और जब तक पूरा नहीं होगा वो मुझे वापस नहीं बुलाएगा। और आज दुनिया में कहीं और जगह नहीं है मेरे लिए, यही है। क्योंकि हिंदुस्तान को दुनिया के लिए भी कुछ करने के लिए देश का, आप अगर विवेकानंद जी को पढ़ा होगा, श्री अरविंद को पढ़ा होगा, भारत सिर्फ एक देश नहीं है, भारत एक पर्पज को लेकर के देश है जो विश्व कल्याण उसके ही हाथों से होना है। आपके लिए एक व्यूअर ने 4 लाइनें लिख के भेजी है। इन्होंने लिखा है, मैं दिया हूं, मेरी दुश्मनी तो अंधेरों से है, हवाएं खामखा मेरे खिलाफ है। मैं दिया हूं, मेरी दुश्मनी अंधेरों से है, हवाएं खामखा मेरे खिलाफ हैं। हवाओं से कह दो आजमा के दिखाएं, बहुत दिए बुझाए हैं, एक दिया जला के दिखाएं। बहुत बड़ा भाई हो सकता, बहुत धन्यवाद। जो लोग प्रधानमंत्री मोदी की बात से कन्विंस हैं वो खड़े होके हाथ उठा के ताली बजा के समर्थन करें। ये जो लास्ट टाइम वो वाली बात कही थी ना, इन्फ्लेशन वाली बात, हुआ क्या था यूएस के अंदर, मतलब जो ये हो गया था, कोविड हो गया था, यूएस गवर्नमेंट ये नहीं चाह रही थी हमारा जो इंडियन जो शेयर मार्केट है, जो मार्केट है वो ख़राब हो। तो उस समय उन्होंने क्या किया, नोट प्रिंट कर दिया बहुत ज़्यादा, और नोट प्रिंट करके मार्केट में सर्कुलर कर दिया कि भाई खर्चा होगा, पैसा वापस आएगा और मार्केट ऐसे ही चलता रहेगा, वो हो जाएगा सब। लेकिन ये क्या हुआ, ये उल्टा पड़ गया, इसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बन गया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो होम लोन उनको 2-3% पे मिलता था, वो होम लोन चला गया उनका 6-7% पे। अब आप सोचो, जहाँ पे आप 10,000 रुपये की EMI दे रहे हो, वहाँ पे आपको एकदम से 20,000 रुपये की EMI देनी पड़ रही है, जबकि आपकी इनकम सेम है।
तो कितनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है ये। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है हमारा शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हुआ था, लेकिन उसने रिकवरी भी उस हिसाब से की, और रिकवरी नहीं की, बहुत अच्छा रिकवर किया और बहुत ऊंचाइयों पे भी पहुंचा, और उस रिकवरी से लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया, इतना ज़्यादा उन्होंने डुबाया नहीं उस समय। तो ये इंडियन इकनॉमी के लिए बहुत अच्छी खबर है कि इस तरीके से जो हुआ था, और ये अगर उस समय किसी ऐसे लोगों की बात मान के ये कर लेते तो आज हम बहुत गंदी कंडीशन में हो सकते। ये बहुत अच्छा निर्णय लिया, जो लकीली बहुत अच्छा काम किया। जो ये इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ों को या बिजनेस इन सब चीज़ों को नहीं समझते हैं, उनको नहीं मतलब होता है इन सब चीज़ों से, वो समझते ही नहीं, उनको बस ये दिख रहा है इन्फ्लेशन, महंगाई दिख रही है बस उनको कि वो महंगाई पहले ब्रेड इतने की मिलती थी, आज ब्रेड इतने की मिल रही है, नहीं पहले दूध इतने का मिलता था, अब दूध इतने का लोग क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को 3 पैरामीटर से नापते हैं, आलू प्याज टमाटर, बस उनको आलू क्या रेट चल रहा था, प्याज क्या चल रहा है, रेट टमाटर का क्या रेट है। हमारी थाली में हमें सब कुछ सस्ता दिखना चाहिए, बाकी देश गया बाहर में, देश में क्या हो रहा है, किसी और देश से लोगों को बचा के लाया जा रहा है, भारतीयों को जो भारत है उसको देश भर में सम्मान से देखा जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है, उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। मैं ये समझती कि अपोजिशन पार्टीज की तो वो काम है, उनको करना है क्योंकि उन्हें सत्ता में आना है। पब्लिक को तो ये समझना चाहिए, पब्लिक क्यों एक राहुल गांधी जैसे अज्ञानी इंसान पे भरोसा करती, केजरीवाल जैसे करप्ट इंसान पे भरोसा करती, जिसने आज तक अपनी कही हुई एक बात पे वो खड़ा नहीं हुआ है। और एक चीज़ नोटिस किया आपने कि ये आदमी जब भी जो भी बोल रहा है वो 140 करोड़ को साथ में लेके बोल रहा है, बाकी के लोग क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम माइनॉरिटी, हिंदू मुस्लिम। अब मोदी जी की वही बात आ जाती है यहाँ पे कि मैं साफ साफ बात बोलता हूँ, हिंदू मुस्लिम कर वो रहे हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम मोदी जी से ये है कि मोदी जी दुनिया को बता क्यों रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इसलिए टैग जो है वो मोदी जी पे ट्रांसफर किया जा रहा है कि आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अरे तुम गलत कर रहे हो, वो चीज़ जिंदगी भर छुपी नहीं रह सकती है, सालों तक तुम छुपा लिया, ठीक है, अब नहीं छुप रहे, अब वो इंसान नहीं चुप रहने वाला है, वो दिखाएगा और दिखाना चाहिए कि किसी भी गलत चीज़ को जितना लंबे टाइम तक आप छुपाते चले जाओगे वो चीज़ वही है ना, सर से ऊपर चली जाती है। ये इंटरव्यू देख के मुझे वैसे तो बहुत सारी चीज़ें फील हुई हैं और पता चलती है, हर वीडियो में, हर शो में, हर इंटरव्यू में कुछ ना कुछ नया समझ में आता है। ये इंटरव्यू देख के मुझे बस एक चीज़ फील हुई है कि मोदी जी को पॉलिटिक्स में बहुत पहले आ जाना चाहिए था, एज प्राइम मिनिस्टर, एज चीफ मिनिस्टर बहुत पहले आ जाना चाहिए था, तो देश के हालात अब तक बहुत सुधर चुके होते। इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि बीजेपी में सब कुछ अच्छा है, इसलिए कह रही हूँ कि बीजेपी के अलावा और किसी पार्टी के बस की बात नहीं है भारत को आगे लेकर जा पाए, और इस टाइम पे हाँ वो बस चलाएंगे, अगर आ भी गए सत्ता में तो भी बस चलाएंगे, बस ऐसे ऐसे वाला चलाएंगे, नहीं वो मोदी जी की तरह जो ऐसे करके ऊपर ले जाने वाली बात है ना, वो उनका नहीं ले वो सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे और अपनी संपत्ति, अपने धन का वो करेंगे। हाँ वही दूसरी चीज़ है, वो कम्युनिटी, कास्ट, इन सब चीज़ों में देश को 140 करोड़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, और वो आज भी नहीं सोच रहे हैं। वो हिंदू, मुस्लिम और ये सिख माइनॉरिटी, अब तो वो भी आ गया, ओबीसी और ये वो भी आ गया, तो वो उन सब के बारे में वो सोच रहे हैं, वो 140 करोड़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो एट द एंड जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले आप असेसमेंट कीजिए, चीज़ों को देखिए, समझिए, उसके बाद क्रिटिसिज्म ठीक है अपने माइंड में रखिए, बट इतना मत रखिए कि कुछ भी चीज़ अगर आपके सामने रखी जाए तो आप उसको समझने की कोशिश ही ना करो। हर चीज़ को पहले सुनिए, समझिए एंड देन रिएक्ट कीजिए। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो के किसी भी पार्ट को लेकर आपका कोई रिएक्शन हो या आपका कोई व्यू पॉइंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।